चलिए साहब, अगला चैप्टर है हमारा ऊर्जा संसाधन। अच्छा बेटा, अभी एक बात सुनिए, कई बार क्या होता है जब इतनी लंबी क्लास चलती है तो सुबह से शाम तक आदमी पढ़ाता भी है और क्वेश्चन पेपर भी सेट करता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो बाई चांस मुझे ऐसा लगा भी, मैंने चैटिंग देखी, कुछ बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर जो बैठे हैं कि वो हमने थोड़ा सा एक पॉइंट हमने हल्का सा मिस कर दिया, वो जिले वाला, वो सॉरी नदियों वाला, कि गंगा कितने जिलों से बहती है। तो वो बेटा बहुत कॉमन सा सवाल है, वो लिखने में बाई चांस गलत हो गया होगा। तो वो 28 जिलों से बहती है, ठीक है बेटा। उस पर आप लोगों को ऐसे बहस नहीं करनी कि ये टीचर वो, ये टीचर वो, सब सब महान है। टीचर महान है तभी वो पढ़ा रहे हैं, अगर वो महान नहीं होते तो वो पढ़ाते नहीं। सभी टीचर बराबर होते हैं। देखिए ये मिस हो जाता है एरर, अब इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को नई से नहीं बताई जा रही हैं, तो एक आध चीज़ हो सकता है कि बताने में कुछ गड़बड़ हो गया हो, तो बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर इसका क्या होगा सवाल। तो ये जो सवाल था इसमें 29 नहीं, इसको 28 कर लो, कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो 28 जिलों से बहती है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 28 जिले हैं। ये आपको मैं तो क्लास में बच्चों को बताता भी हूँ, 19 दूनी 38 याद नहीं करना, 19 दूनी 28 याद करना। बच्चों की ध्यान भी आ रहा होगा, इसलिए बच्चे बहस भी कर रहे थे। बेटा कोई टीचर किसी से कम नहीं होता, इसमें कोई ऐसे आपस में बहस करने की आवश्यकता नहीं है, वो 28 ही है, ठीक है। और लिखने में बाई चांस हो गया, अब देखो इतनी देर से सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, सारी चीज़ें दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है, लगातार आदमी बोल रहा है, सुबह से पढ़ा भी रहा है, तो दिमाग थोड़ा सा हो जाता है हैंग। वैसे आप सबको पता है, मैंने क्लास में कई बार बताया है 19 दूनी 28, इसका मतलब मैं हमेशा बताता हूँ कि 19 जिलों से यमुना है और 28 जिलों से साहब गंगा है। वैसे तो 19 दूनी 38 होते हैं, मैं याद करवाता हूँ 19 दूनी 28, ताकि आपकी याद हो जाए, ठीक है बेटा। बहस नहीं करते, हमेशा बहस नहीं करते। मैंने ध्यान नहीं दिया, जरा मैं फिलो में था। अब यहाँ पर बच्चों ने बताया कि ये बात चल रही थी, तो मैंने इसलिए आपको ये क्लियर भी किया है। चलिए साहब, अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा संसाधन। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम हार्डली 1 घंटे में हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। अब ज्यादा सवाल तो काफी हैं अभी, मगर मगर क्या है साहब, अच्छा सर हम तो 28, हाँ 28 होगा, मैं मानता हूँ 28 होगा, इस चीज को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ बेटा, बहस नहीं करते, ठीक है। अभी आप लोग मुझसे पढ़े नहीं हो, जो लोग पढ़े हैं तो उनको पता है कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। जो चीज नहीं पढ़ा, जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा, वो इस बात को कह सकता है कि ये वो, नहीं तो यहाँ तो किसी का किसी से कंपेयर है ही नहीं, कौन किससे क्या कंपेयर कर सकता है। कोई कहाँ कौन आदमी कहाँ खड़ा है उसको छोड़ो, बहुत बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ। आज ये ऐसी बाल सफ़ेद ऐसे नहीं हो गए हो जाता है थोड़ा बहुत बताने में गड़बड़। अगला सवाल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लघु जल विद्युत परियोजना। लघु जल विद्युत परियोजना, लघु, अब इसको लघु विद्युत जल परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की होती है बेटा? वो होती है 25 मेगावाट की। 25 मेगावाट की परियोजना को लघु विद्युत परियोजना के, सॉरी, लघु जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। 25 मेगावाट की, ठीक है साहब, 25 मेगावाट की, ठीक है साहब। 25 मेगावाट की योजना को सर सारे क्वेश्चन की डिटेल से ही बताइए प्लीज। हाँ बेटा, जितना डिटेल होगा उतना बताया जा रहा है, जहाँ जरूरत नहीं है वहां कोई आवश्यकता नहीं। जब मैं पहले जो चीजें समझा दी तो उसको बाद में डिटेल से क्या बताना। आगे बढ़ो। अगला है साहब आपका परीक्षा, अगला सॉरी, अगला है परीक्षा। परीक्षा तापीय तापीय परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये बेटा झांसी में स्थापित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है ना, वही मैं लेकर के आया हूँ। ये झांसी में स्थापित की गई है, और झांसी में जो स्थापित की गई है 1983 से 84 में ये साहब आपकी स्थापित की गई थी, 1983 से 84। और ये जो साहब आपकी परियोजना है ये 640 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है, 640 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है, ध्यान रखेंगे। झांसी में है परीक्षा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये, ऐसे सवाल आपको अक्सर पेपर में देखने को मिलेंगे बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला जो सवाल है, अगला तो कई बार पेपर में आ गया, पनकी ताप परियोजना। पनकी ताप परियोजना बेटा कानपुर में बनी हुई है। पनकी ताप परियोजना कहां पर है बेटा? कानपुर में बनी हुई है, और 660 मेगावाट की है। ये कितने वाट की है साहब? 660 मेगावाट की बेटा ये परियोजना है, 660 मेगावाट की परियोजना है। नाम है इसका पनकी परियोजना, ध्यान रखेंगे। नाम क्या है साहब इसका? पनकी परियोजना है, 660 मेगावाट की है, और ये कानपुर में साहब आपका बनी हुई है। अगला, अगला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो है, अगला है साहब आपका ओबरा। वैसे याद हो गया होगा, ओबरा में लोकसभा की एक जनजाति के लिए आरक्षित सीट भी है, सोनभद्र जिले में साहब आपकी वो पड़ती है। तो ये जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है, ये साहब आपका रूस की सहायता से बनाया गया है, और ये बना हुआ है साहब आपका रिहंद नदी पर।
रिहंद नदी पर साहब आपका बना हुआ है, और रिहंद नदी पर साहब आपका ये बना हुआ है। और जिले की अगर बात करें तो जिले का नाम क्या हो गया साहब आपका, सोनभद्र जिला हो गया, जिले का नाम सोनभद्र है। और रिहंद नदी पर साहब आपका ये बना हुआ है, और सोनभद्र में साहब आपका ये स्थित है। ध्यान रखेंगे, ओपरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना है। अगले पर आ जाओ। अगला है साहब आपका रिहंद जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। अच्छा, इसको मैं हल्का सा बता दूं, यहाँ पर एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है रिहंद नदी। इस नदी का नाम आ गया बेटा रिहंद नदी। अब ये जो साहब रिहंद नदी है, इस रिहंद नदी में एक दूसरी नदी आकर के मिल जाती है। ये जो दूसरी नदी मिलती है इसका नाम है, इस नदी का नाम है सोन नदी। क्या नाम है साहब आपका, सोन नदी। और सोन नदी मिलने के बाद आगे की ओर बहती है और जाकर के पटना में गंगा नदी में मिल जाती है, इसका नाम है सोन नदी। और जाकर के पटना में बेटा गंगा नदी में ये मिल गई। कहाँ पर मिल गई बेटा, गंगा नदी में। इसका नाम क्या आ गया, सोन नदी। ठीक है साहब, इसका नाम आ गया सोन नदी। ठीक है साहब, सोन नदी इसका नाम आ गया। और ये नदी दोनों जाकर के आपस में संगम करती है। संगम कहाँ पर करती है साहब आपका, सोनभद्र जिले में ही इन दोनों का संगम होता है। कहाँ पर होता है साहब, सोनभद्र जिले में ही इन दोनों का संगम होता है। जहां पर ये संगम होता है वहां पर एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है रिहंद बांध। क्या नाम है साहब, रिहंद बांध। अब इस रिहंद बांध के पीछे एक झील बनी हुई है, उस झील का नाम बताओ क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, इस झील का, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है, यह है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ये भारत की क्या होगी, सबसे बड़ी कृत्रिम झील होगी। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और ये बांध है, इस बांध का नाम है रिहंद बांध। यहाँ पर जो बांध बना हुआ है इसका नाम रिहंद बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में आ चुका है कि रिहंद बांध किस जिले में स्थित है साहब आपका, ये सोनभद्र जिले में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। सर पीडीएफ मिलेगी क्या, पीडीएफ के लिए ही तो बेटा इस फॉर्मेट पे पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ बनाता और पीडीएफ बना के पढ़ाता तो वहाँ पर डिलीट करना पड़ता है। यहाँ पर अब डिलीट नहीं होगा, यहाँ पर आपको इसी तरीके से पीपीटी मिल जाएगी इसकी पीडीएफ बन करके। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है। शारदा जल विद्युत परियोजना जो है ये साहब आपका पीलीभीत में स्थित है। कहाँ पर, पीलीभीत। पीलीभीत जिला है और स्थान का नाम है बनबसा, बनबसा शहर में। ठीक है साहब। और नदी अगर पूछ ले तो नदी तो नाम में ही आ गई साहब, इसकी नाम होगी साहब शारदा नदी। शारदा नदी पर साहब आपका ये बना हुआ है, ध्यान रखेंगे, शारदा नदी पर साहब आपकी ये बनी हुई है। अगला देखो, अगला बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगली जो आगे इसका नाम है बेटा, अगला सवाल जो है वह साहब आपका मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है। ये जो मेजा बांध परियोजना, सॉरी मेजा ताप विद्युत परियोजना, ये जो मेजा ताप विद्युत परियोजना इलाहाबाद में, असल में इलाहाबाद की एक तहसील है, इस तहसील का नाम है मेजा तहसील। क्या नाम है साहब, मेजा तहसील। इलाहाबाद की जो एक तहसील है, इस तहसील का नाम है बेटा मेजा तहसील। ध्यान रखेंगे, मेजा तहसील जो है, इस मेजा तहसील में एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट है। एनटीपीसी का क्या है साहब आपका, एक ये प्रोजेक्ट है। एनटीपीसी का बेटा एक प्रोजेक्ट है। एनटीपीसी का क्या है साहब आपका, एक प्रोजेक्ट है। ध्यान रखेंगे, एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट है। अब कहानी क्या है कि सबसे पहले तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एस नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 7 नवंबर सन 1975 में एनटीपीसी की क्या हुई थी साहब, स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। इसका हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है साहब, इसका दिल्ली में। जगह जगह पर प्लांट लगाना इसका काम है, उनमें से एक प्लांट इसने मेजा तहसील में लगाई थी। और इसकी जो कैपेसिटी है लगभग 1320 मेगावाट की इसकी क्या है साहब, कैपेसिटी है। ध्यान रखेंगे, 1300 मेगावाट की क्या है इसकी साहब कैपेसिटी है। 7 नवंबर 1975 को इसकी क्या हुई है साहब, स्थापना हुई है। सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। कोई सवाल हो तो आप हाथ के हाथ पूछते चलेंगे। अगला सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या कहता है बेटा, सवाल ये कहता है, सवाल कहता है कि नरोरा, नरोरा सही है। अगले सवाल पूछेंगे, अगला क्या है, नरोरा। नरोरा सबको पता है कि नरोरा कहाँ पर पड़ता है बेटा, बुलंदशहर में। किस नदी के किनारे है साहब आपका, गंगा नदी के किनारे साहब आपका ये स्थित है। और यहाँ पर ये गंगा नदी के किनारे नरोरा में स्थित है, बुलंदशहर में स्थित है।
नरोरा बड़ा ही इंपोर्टेंट है बेटा। नरोरा, नरोरा क्यों है साहब? नरोरा में लगाया गया है उत्तर प्रदेश में पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र। स्वदेशी परमाणु संयंत्र कहाँ पे लगाया गया साहब? आपका नरोरा में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश का स्वदेशी परमाणु संयंत्र नरोरा में लगाया गया। असल में इसमें 2 यूनिट काम कर रही है। पहली यूनिट लगाई गई थी 1989 में, पहली यूनिट 1989 में लगाई गई। दूसरी जो लगाई गई थी 1999 में दूसरी यूनिट लगाई गई है बेटा। ठीक है साहब, पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र है। अगर भारत का पहला परमाणु संयंत्र देखा जाए तो वो तारापुर में लगा था, महाराष्ट्र यूएसए की सहायता से। भारत का पहला स्वदेशी देखो तो कलपक्कम में है। कहाँ पे लगा साहब? कलपक्कम में। कलपक्कम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यह आंध्र प्रदेश में भारत का पहला स्वदेशी है। क्या है साहब? प्रथम स्वदेशी है। ये प्रथम स्वदेशी है, ध्यान रखेंगे। पहला क्या है साहब? आपका स्वदेशी है, कलपक्कम में, ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में पहला कहाँ पे लगा साहब? आपका नरोरा में लगा। आगे बढ़ो, अगला है उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? नरोरा, अभी हमने पढ़ा ही था। उत्तर प्रदेश के नरोरा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगले सवाल पर पूछो। अच्छा, संगरौली पता है ना? सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? कोयले के लिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ किसके लिए प्रसिद्ध है साहब? आपका कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या कहता है? अगला है हिंडाल्को कहाँ पर स्थित है बेटा? हिंडाल्को रेणुकूट में स्थित है। और जिले का नाम क्या है साहब? आपका सोनभद्र जिला है। रेणुकूट सोनभद्र जिला है। असल में हिंडाल्को है क्या? हिंडाल्को एक एल्युमिनियम बनाने का कारखाना है जिसका नाम है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो हिंडाल्को है, ये हिंडाल्को यूएसए की सहायता से लगा है, यूएसए की सहायता से स्थापित है। यूएसए की सहायता से क्या हुआ साहब? स्थापित है। नाम है साहब इसका हिंडाल्को, यूएसए की सहायता से। और एल्युमिनियम बनाने का क्या है बेटा? कारखाना। एल्युमिनियम बनाने का कारखाना है, ध्यान रखेंगे। एल्युमिनियम बनाने का क्या है साहब? आपका ये कारखाना है। एल्युमिनियम बनाने का कारखाना यूएसए में स्थित है। सभी लोग इस बात को ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और ये रेणुकूट में स्थित है। ठीक है साहब, अगला सवाल तो बहुत ही जबरदस्त है। जो गांव में आपने देखा होगा सोलर स्ट्रीट लाइट है, ये कितने वाट के सोलर पैनल पर काम करती है बेटा? तो ये 74 वाट के सोलर पैनल पर काम करती है। इसको ध्यान रखेंगे, ये एक व्यवहारिक सवाल है, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। तो ये 74 मेगावाट पर कार्य करती है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में विद्युत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में बिजली ऊर्जा का क्या है साहब? तापीय ऊर्जा। क्या है साहब? तापीय ऊर्जा। तो उत्तर प्रदेश में जो बिजली बनती है, इसका अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो आएगी बेटा तापीय ऊर्जा। ठीक है साहब, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा के बाद दूसरे नंबर पर जो ऊर्जा मिलती है वो जल से प्राप्त करते हैं, जल से बिजली बनती है, जलीय आ गई। तीसरा आ गया साहब आपका वायु, और चौथा आ गया साहब आपका नाभिक। तो इन 4 स्रोतों से, इन 4 तरह से, नाभिक या आणविक भी कह सकते हैं इसे, इन 4 तरीकों से साहब आपका क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। पहले तापीय, फिर जलीय, फिर वायु, फिर क्या आगे साहब आपकी नाभिक से। तो ये 4 ऊर्जा के स्रोत आ गए। आगे बढ़ें, अगले पूछें, अगले सवाल पर पूछें। तो अगले को कूट है, अगले कूट को मिलाएंगे। तो कूट को अगर आपस में मिलाओ तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये नाभिकीय शक्तियों से साहब आपका दिया गया है। तो नाभिकीय शक्तियों से सबको पता है कि कोटा कहाँ पर पड़ता है साहब? आपका कोटा पड़ता राजस्थान में। वो अगले ने वहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ लिख दूं मैं नरोरा। नरोरा, इसके आगे क्या लिख दिया? नंबर 4, ये डी बना दिया। तो यहाँ आ गया राजस्थान। तो ये क्या आ गया साहब आपका? राजस्थान। तो कोटा कहाँ पर पड़ता है साहब आपका? राजस्थान में। तो कोटा राजस्थान में पहुंच गया। तारापुर आ गया, महाराष्ट्र में आ गया बेटा। तो ए का कौन सा हो जाएगा? चौथा। ए का चौथा, भाई इससे हो गया, बी से हो गया, बी से हो गया, बी का तीसरा, सी का क्या आ गया? दूसरा, सी का दूसरा, और ए का पहला नरोरा। इसी में दे, इसमें ही दे दो। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल परिवहन से। अब आ गया साहब आपका अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है साहब आपका परिवहन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला चैप्टर है साहब आपका परिवहन, ध्यान रखेंगे। परिवहन का मतलब यातायात। परिवहन के बेटा देखिए, मुख्य तौर पर परिवहन के जो हैं साहब आपके 4 साधन हैं। पहला जो साधन है साहब आपका वो होता है साहब आपका साधन। परिवहन के 4 साधन हैं, 4 साधन हैं। तो 4 साधन में पहला साधन क्या हो गया बेटा? सड़क परिवहन। पहला हो गया साहब आपका सड़क परिवहन।
दूसरे वाले को कहा जाता है साहब आपका रेल परिवहन। दूसरा वाला क्या है? रेल परिवहन है। तीसरा वाला क्या आ गया बेटा? तीसरा वाला आ गया साहब आपका जल परिवहन। तीसरा वाला आ गया साहब आपका जल परिवहन। चौथा वाला क्या आ गया साहब आपका? वायु परिवहन। तो परिवहन के साहब आपके 4 साधन हो गए। ध्यान रखेंगे 4 साधन है। सर्वाधिक प्रयोग में कौन सा लाया जाता है? सर्वाधिक प्रयोग होता है साहब सड़क का। सर्वाधिक है प्रयोग, तो सर्वाधिक प्रयोग किसका होगा साहब आपका? सड़क परिवहन का। सर्वाधिक प्रयोग किसका होता है? सड़क परिवहन का सर्वाधिक प्रयोग होता है। सबसे कम किसका होगा बेटा? सबसे कम जल परिवहन का। सबसे कम जो होगा, सबसे कम होगा जल परिवहन का। ठीक है साहब, सबसे कम प्रयोग जल परिवहन का होता है, सर्वाधिक प्रयोग होता है सड़क का। चलो भाई पहला सवाल बताओ। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में राजकीय रोडवेज की पहली सेवा कब प्रारंभ की गई थी? नहीं जी, पहली की गई थी 15 मई सन 1947 को लखनऊ से बाराबंकी तक। लखनऊ से कहाँ तक साहब? बाराबंकी। लखनऊ से बाराबंकी के बीच में पहली बस सेवा की शुरुआत हुई थी। पहली बस सेवा लखनऊ से बाराबंकी के बीच में चल। अच्छा, अगले सवाल पर पूछो। लखनऊ से बाराबंकी में पहली साहब आपकी बस चलाई गई थी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में, हमें अगला बताओ। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राज्य सड़क परिवहन का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साहब आपका? लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना की गई थी 1 जून सन 1972। ये यूपी एसआरटीसी की बात कर रहा है। यूपी एसआरटीसी की क्या कर रहा है साहब आपका? बात कर रहा है। ये यूपी एसआरटीसी की बात कर रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर हो गया साहब आपका? लखनऊ में हो गया। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन, उत्तर प्रदेश में कितने डिपो हैं? बताओ भाई कितने डिपो हैं? उत्तर प्रदेश में बेटा 106 तो डिपो हैं। 106 डिपो हैं बेटा, और 20 क्षेत्र हैं। 20 क्या हो गए साहब? क्षेत्र हो गए। अच्छा, रोडवेज जो है उसके 20 क्षेत्र हैं और 106 क्या हैं साहब आपके? डिपो हैं। 106 डिपो हैं। अगले सवाल पर पूछो। अगला है, महानगर बस सेवा का संचालन उत्तर प्रदेश के कितने नगरों में किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के बेटा 9 नगरों में किया जा रहा है। इसमें क्या जा रहा है? 9 नगरों में। सबसे पहले किसमें हुई थी शुरुआत? कानपुर में। बस थैंक यू ना, काम तो तुम बढ़िया करो और कभी कभी करो। अरे पीछे तो लाइव करो। अच्छा भाई चलिए साहब, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी जिस कमी आ गई थी जो साथ चले गए, वापस आओ, मजेदार आ रही है क्लास। तो बेटा महानगर बस सेवा की शुरुआत 9 शहरों में है। सबसे पहले कानपुर में इसकी शुरुआत हुई थी, ये बताया था। उसके बाद हमने देखा था कि उत्तर से दक्षिण तक, ये उत्तर दक्षिण के लिए आ रहा, पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व पश्चिम के लिए आ रहा, एक दूसरे को झांसी नाम के शहर में काटते हैं। ध्यान रखेंगे, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी पोरबंदर तक गया, वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक साहब आपका गया हुआ है। ठीक है साहब, आगे बढ़ो। अगले सवाल पर पूछो। तो अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? वो NH-19 है। देखो बेटा, अब सारे जितने भी राज्य हैं, इन सारे जो राजमार्ग हैं इनके अब नाम बदल दिए गए हैं। जब इनके नाम बदल गए, जब इनके साहब नाम बदल गए, तो नाम बदलने के कारण से अब नया जो राजमार्ग हो गया है वो हो गया NH-19। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH-19 हो चुका है। कितने समय तक और चलेगी? जब तक आप नहीं कहोगे तब तक चलाते रहेंगे। अगले सवाल पर पूछो। अगला है, यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? यमुना एक्सप्रेस वे की लंबाई है बेटा 165.53 किलोमीटर। ये कहाँ से शुरू हुआ है साहब आपका? ये ग्रेटर नोएडा से प्रारंभ हुआ है और कहाँ तक गया बेटा? आगरा तक गया है। आगरा तक गया है और ये 165.53 किलोमीटर लंबा है और ये यूपी का पहला एक्सप्रेस वे था बेटा। अब बन गया है गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे आ चुका है। अगला वाला सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा हो गया? गंगा एक्सप्रेस वे हो चुका है। ये कहां से प्रारंभ हुआ बेटा? बलिया से प्रारंभ हुआ है और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से आता है। कितने जिलों से गुजरता है बेटा? 13 जिलों से साहब आपका गुजरता है ये गंगा एक्सप्रेस वे। ये बलिया जिले से प्रारंभ हुआ है। जल्दी से बताओ, ये बलिया से कहां तक गया है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। नोएडा।
जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कहाँ से कहाँ तक है साहब। बलिया से लेकर के ये आपका कहाँ तक गया है। गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से होकर के गुजरता है। चलिए साहब, पूरी नाइट चलने दो, आप बस बने रहो, आप बने रहो, पूरी नाइट ही पढ़ाता रहूंगा। एनर्जी आ चुकी है, थोड़ा सा काम हो गया है पेट का, बस बढ़िया हो चुका है खाना पीना। अब जल्दी से आ जाओ, इसका जवाब दो बेटा। कट हो रही है अभी, अच्छा कट हो रही है अभी भी आवाज। सदिया नहीं बेटा, सादिया तक नहीं है, वो तो अगली चीज है, वो भी आ रहे हैं उस पर हम वापस। अगले सवाल में पूछो, उत्तर प्रदेश की पहली रेलगाड़ी, उत्तर प्रदेश की पहली रेलगाड़ी चली थी बेटा 3 मार्च 1989 में, 3 मार्च 1959 में साहब, 1959 में चली थी। और पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी साहब? ये चली थी इलाहाबाद से लेकर के, इलाहाबाद से कानपुर के बीच में, इलाहाबाद से लेकर के कानपुर के बीच में पहली ट्रेन चली थी 3 मार्च 1959 को। 1859 में पहली ट्रेन चलाई गई थी साहब। ये चली थी 53 में बेटा भारत की पहली ट्रेन चली थी, उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है, तो 3 मार्च 1859 को। अगले सवाल पर पूछो, उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? बताओ भाई, उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? 2 रेलवे जोन के साहब आपके उत्तर प्रदेश में मुख्यालय हैं। एक है साहब आपका पूर्वोत्तर रेलवे जोन, एक का नाम हो गया साहब आपका पूर्वोत्तर रेलवे जोन। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर आ गया साहब आपका? ये आ गया गोरखपुर में। कहां पर है साहब? गोरखपुर में है। दूसरा जो हो गया, इसका नाम है साहब आपका उत्तर मध्य रेलवे का, उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पर है साहब आपका? इलाहाबाद में। कहां पर है साहब? इलाहाबाद में इसका मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं, एक पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में, एक मध्य रेलवे का मुख्यालय साहब आपका इलाहाबाद में है। अगला है, उत्तर प्रदेश व देश का सबसे छोटा रेल मंडल कौन सा है? उत्तर प्रदेश तथा देश का सबसे छोटा रेल मंडल कौन सा है? सबसे छोटा जो रेल मंडल है बेटा वो है मुगलसराय। कौन सा साहब आपका? मुगलसराय। देश का सबसे छोटा रेल मंडल जो है वो मुगलसराय में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है बेटा, देश का या भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड। यार्ड किसे कहते हैं बेटा? यार्ड कहते हैं साहब पार्किंग को। यहाँ पर मोटरसाइकिल पार्क होती है उसे पार्किंग कह देते हैं, या खड़ी होती है उसे गैराज कह देते हैं। जहाँ पर रेलवे गाड़ी खड़ी होती है बेटा उसे कहा जाता है रेलवे यार्ड। उसे क्या कहते हैं बेटा? रेलवे यार्ड कहते हैं। जहाँ पर रेलगाड़ी जाकर के खड़ी होती है उसे रेलवे यार्ड कहते हैं। जहाँ हवाई जहाज खड़े होते हैं उसे हैंगर कहते हैं। जहाँ हवाई जहाज खड़े होते हैं उसे हैंगर कहते हैं साहब। जहाँ पर रेलगाड़ी खड़ी होती है उसे रेलवे यार्ड कहते हैं। तो सबसे लंबा रेलवे यार्ड मुगलसराय में है। अब इसका नाम बदल चुका है, इसका नाम हो गया बेटा दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन इसका नाम हो चुका है बेटा। तो ये मुगलसराय में साहब आपका स्थित है और ये सबसे लंबा रेलवे यार्ड है। सबसे लंबी पार्किंग यहाँ पर ट्रेन की होती है साहब। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या है? डीजल इंजन बनाने का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है बेटा? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और शहर का नाम जो है बेटा उसका नाम है महुआडीह। महुआडीह नाम के शहर में ये वाराणसी में साहब आपका स्थित है रेलवे बनाने का कारखाना। सोना नहीं है बेटा, जागते रहो, ऐसे आवाज निकालते रहो या मुंह धो करके आओ। सोना नहीं है, सोना नहीं है। अगले सवाल पर पहुंचना है। उत्तर प्रदेश में अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? 2 ही हैं बेटा। एक जैसे आपने आपने एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा ना साहब आपने, तो ग्रुप डी का आप फॉर्म भरते हो तो 2 जगह से भरा जाता है, एक इलाहाबाद से और दूसरा कहाँ से भरते हैं बेटा? गोरखपुर से भरते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 रेलवे जोन हैं, एक इलाहाबाद हो गया और दूसरा क्या हो गया बेटा? गोरखपुर हो गया। ध्यान रखेंगे यहीं से भरा होगा। अगर आपने फॉर्म भरा होगा ना उसका, किसके भरे जाते हैं? एक तो ग्रुप डी के और दूसरा किसका होता? एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो फॉर्म भरे जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में 2 ही जगह से भरते हैं, या तो लखनऊ से या तो इलाहाबाद से या गोरखपुर से। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का तीसरा रेलवे कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में एक ही जगह पर है, रायबरेली। रायबरेली का लालगंज। अच्छा, गंज का मतलब होता है साहब आपका बाजार। बाजार जहाँ पे लगते थे उसको गंज कहा जाता है। तो रायबरेली के लालगंज में साहब आपका स्थित है। अगला सवाल क्या कहता है?
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पर किया जाता है। देखिए बेटा, ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी जो है, ये गंगा नदी जाती है साहब कहाँ पर, बांग्लादेश की ओर। जब ये बांग्लादेश की ओर जाती है तो रास्ते में इसका पानी रोक करके पश्चिम बंगाल राज्य में, यहाँ पर साहब आपका पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर यहाँ पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम है फरक्का बांध। क्या नाम है साहब, फरक्का बांध। तो यहाँ पर फरक्का बांध बनाया गया है। सवाल आ जाए कि फरक्का बांध कहाँ पर स्थित है। ये जो फरक्का बांध है बेटा, ये स्थित है साहब आपका फरक्का, ये रखा बांध। ये जो फरक्का बांध है बेटा, ये कहाँ पर स्थित है साहब आपका, ये स्थित है साहब आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर स्थित है साहब, पश्चिम बंगाल में साहब आपका स्थित है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इस बांध बना करके एक नहर निकाली गई है, मगर कुछ लोगों की भाषा में इसे नहर नहीं कहा जाता, बंगाल की भाषा में इसे बेटा ये लोग नदी मानते हैं। वैसे वास्तव में ये नहर है, इस नहर का नाम है हुगली नहर, मगर बंगाल के लोग इसे नदी मानते हैं और बड़ी पवित्र नदी मानते हैं साहब। पवित्र इसलिए मानते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसी पर डिपेंड करते हैं। ये जो नदी है या नहर है, ये जब निकलती है तो प्रारंभ में इसका जो नाम है वो नाम है भागीरथी, मगर जैसे ही ये हुगली शहर में प्रवेश करती है, हुगली शहर से इसका जो नाम है बेटा वो नाम पड़ जाता है हुगली नदी। हुगली शहर से इसका नाम क्या पड़ जाता है बेटा, हुगली नदी इसका नाम पड़ जाता है। इसी हुगली नदी के किनारे यहाँ पर हुगली नदी के किनारे जो है बेटा एक साहब आपका हुगली नदी के किनारे जो है बेटा एक यहाँ पर बंदरगाह स्थित है, उसका नाम है हल्दिया बंदरगाह, और एक नगर स्थित है, इस नगर का नाम है बेटा कलकत्ता। क्या नाम है साहब, कलकत्ता नाम का इस नगर का नाम है। असल में यहाँ पर एक शहर भी है, उस शहर का नाम है इलाहाबाद। अब यहाँ से गंगा नदी की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो गंगा नदी की जब चौड़ाई साहब आपकी ज़्यादा हो गई तो इस चौड़ाई का सरकार फ़ायदा उठाती है, और फ़ायदा उठा करके इलाहाबाद से छोटी बड़ी नावों के अंदर माल को लादा जाता है और हल्दिया बंदरगाह तक पहुँचाया जाता है। तो ये जो जलमार्ग बनाया गया है, इस जलमार्ग को नाम दिया गया बेटा NH1। क्या नाम दिया गया, NW1। इसे NW1 के नाम से जाना जाता है, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1। NW1 के नाम से साहब इसे जानते हैं, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो स्थापना है, स्थापना बताओ कब हुई, 1989 में। 1989 में इसकी स्थापना हुई, और लंबाई इसकी अगर देखी जाए तो 1620 किलोमीटर क्या है साहब इसकी लंबाई है। और ये जो 1620 किलोमीटर लंबाई है, ये जो है साहब आपका देश का सबसे क्या हो गया बेटा, सबसे लंबा व सबसे पुराना क्या है साहब आपका जल मार्ग है। सबसे पुराना क्या है साहब आपका ये जल मार्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य गंगा नदी पर साहब आपका ये बनाया गया है NW1। ध्यान। अच्छा 1986 है बेटा, 89 नहीं है, 1986 में साहब आपकी इसकी स्थापना हुई थी। 1989 में NW2 की स्थापना हुई है, जो डुगरी से सादिया के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। 1986 इसका आंसर होगा, सभी लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पहुंचो बेटा। अगला सवाल अभी खत्म हो गया है। अभी 1 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक देंगे, बस 2 मिनट में जाना कहीं नहीं है। अगली PPT लगती है, फिर हम इसको आगे खत्म करेंगे। ठीक है साहब, बहुत सारे और कुछ थोड़े बहुत सवाल और बचे हैं तो बड़े मज़ेदार हैं। एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वो चैप्टर है जनसंख्या वाला। तो जनसंख्या वाले चैप्टर को पढ़ना है। बस इसके एक चैप्टर के बाद जनसंख्या क्या आ रही है। अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं, बढ़िया सवालों को जल्दी जल्दी निपटाते हैं। चलिए साहब, 2 मिनट का ब्रेक है, जल्दी चलिए साहब। अगला सवाल है, GT रोड कहाँ से नहीं गुजरती है। तो GT रोड बेटा अलीगढ़ से नहीं गुजरती है, ध्यान रखेंगे। GT रोड का पुराना नाम NH1 NH2 था, NH1 और NH2 था। तो बेटा ये यहाँ से नहीं गुजरती, कहाँ से, अलीगढ़ से नहीं गुजरती है, ध्यान रखेंगे इस सवाल को। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर पहुँचो। अगला सवाल क्या है, इन्हें मिलाना है। ये जो एयरपोर्ट है, इन एयरपोर्ट को आपस में मिलाना है। तो हिंडन बता दो गाजियाबाद से। हिंडन कहाँ मिल गया, गाजियाबाद से मिल गया था वाका। टकेरी कहाँ से मिलेगा बेटा, पकरौली मिलेगा इलाहाबाद से। इससे हो जाएगा A का चौथा, देखो A का चौथा या तो ये होगा या तो ये होगा, B का तीसरा ये आ गया फुर्सतगंज रायबरेली, D का दूसरा
ये आ गया साहब आपका दूसरा। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या कहता है बेटा? अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस सवाल में क्या कहा गया है इसको भी साहब आपका पूछ रहा है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद पे स्थित है साहब आपका? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। ध्यान रखिए यहाँ पर पायलट की ट्रेनिंग होती है। पायलट की क्या होती है बेटा? यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पर पैराशूट से कूदने की व्यवस्था की जाती है। तो ये आर्मी के जो जवान है ना, आर्मी के जवान, उनके लिए साहब आपकी ये व्यवस्था है। आर्मी में मेरे चाचा आर्मी में थे, इसी में थे साहब आपके एयरफोर्स में, तो उनके पास में कई बार गया हूँ। तो ये आगरा में व्यवस्था है। यहाँ से हवाई जहाज से उनको पैराशूट बांध करके गिरा देते थे, तो पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर हो गया। आगे बढ़ो। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है साहब उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे। तो उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों के बारे में साहब हमें पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे। तो उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे क्या कहते हैं? क्या क्या सवाल बनाते हैं साहब? अगला सवाल है उत्तर प्रदेश की इस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ था। तो यह है बेटा छठी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ। इसकी दर थी 11.8%। कितनी दर थी बेटा? 11.8% जो थी बेटा इसकी दर थी। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है साहब आपका। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का बेटा तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश का बेटा तीसरा स्थान है। सूती वस्त्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का स्थान है बेटा? उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर का स्थान है। ध्यान रखेंगे, तीसरे नंबर पे है। पहले पे महाराष्ट्र हो गया, दूसरे पर गुजरात आ गया। अगला सवाल उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताओ बेटा। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं बेटा कानपुर को। किसे कहते हैं आप? कानपुर को। क्योंकि कानपुर में बड़े पैमाने पर वस्त्र का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं साहब आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगला सवाल उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जरदोजी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताओ बेटा। जरदोजी के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा जनपद है बेटा? रामपुर। क्या है साहब? रामपुर। बनारस जो है साहब आपका जो चिकन की साड़ी होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, लखनऊ जो है चिकन की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है साहब। ध्यान रखेंगे। और बनारस जो है वो बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है साहब आपका? यह है साहब आपकी बनारस की। ध्यान रखेंगे कहाँ की बेटा? बनारस की। तो रामपुर में क्या होता है साहब आपका? दरदोजी के लिए प्रसिद्ध है साहब आपका। ध्यान रखेंगे। ये भी कई बार आ चुका है कि चिकन की जो साड़ी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है साहब? लखनऊ की। और जरदोजी किसकी है साहब आपकी? रामपुर की। कहाँ की साहब? रामपुर की। अगले सवाल पर पूछो। उत्तर प्रदेश में ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है साहब आपका? नहीं, 1960 में। कहाँ पर है साहब आपका? 1960 में। 1960 में है। 1960 में किताब में वही दे रखा रामपुर। 1960 में ये जो है उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई है? खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना जो हुई है बेटा वो 1960 में हुई है। अगले सवाल पर रेशम अनुसंधान विकास केंद्र बताइए बेटा। रेशम अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह साहब आपका गोंडा का जो शहर है उसका नाम है सुभागपुर में साहब आपका स्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर साहब आपका? सुभागपुर में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी? बताओ। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है साहब आपकी? सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है साहब आपकी? गन्ना है। क्या है साहब? गन्ना है। ध्यान रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण नकदी व्यापारिक फसल क्या है? गन्ना है। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया भाई। देखो 1903 में प्रतापपुर में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। भारत की बेटा पहली चीनी मिल प्रतापपुर उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में पड़ता है। मगर वहां गन्ने की पैदावार खत्म हो गई क्योंकि खेतों की नमी खत्म हो गई, तो ये मिल भी बंद हो गई। तो भारत की पहली चीनी मिल थी। ध्यान रखेंगे, भारत की पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर जिले के देवरिया में स्थापित हुई थी। मगर अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती नहीं होती, तो इसलिए मिल क्या हो चुकी है साहब आपकी? बंद हो चुकी है।
अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग का गठन कब किया गया है? प्रदेश का गन्ना विभाग जो स्थापित किया गया था वो 1935 में स्थापित किया गया है। ध्यान रखेंगे, एक हो गया साहब गन्ना, दूसरा हो गया साहब आपका आलू, तीसरा हो गया गेहूं। इन तीनों में नंबर 1 कौन सा है साहब? इसका नंबर 1 है साहब आपका उत्तर प्रदेश। इन तीनों में नंबर 1 कौन सा साहब आपका? उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखेंगे, तीनों फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है बेटा? पहला स्थान है। यही सवाल आता है अक्सर कि साहब कौन सा स्थान है? आलू शोध संस्थान सबको पता है, आलू शोध संस्थान बेटा बाबूगढ़ छावनी उत्तर प्रदेश का स्थित है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में चमड़े का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है साहब? कानपुर में। चमड़े का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है साहब आपका? कानपुर में। कानपुर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे साहब, चमड़े के लिए साहब आपका ये प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, अगला सवाल बताओ, अगला सवाल है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है बेटा? रेणुकूट में। अभी मैंने आपको बताया कि इसका नाम क्या है साहब? हिंडाल्को। कहां पर है साहब? सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले में स्थित है हिंडाल्को का नाम है एल्युमिनियम, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को में स्थित है। अगले सवाल पर पूछे, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग बताइए कहाँ का प्रसिद्ध है साहब? बरेली का। कहाँ का साहब? बरेली का। ध्यान रखिए, बरेली का। कानपुर का क्या आ गया साहब आपका? चमड़ा आ गया। मेरठ आ गया साहब खेल का सामान, मेरठ में आ गया खेल का सामान। और अलीगढ़ में क्या आ गया साहब आपका? ताले आ गए। अलीगढ़ के ताले बड़े प्रसिद्ध है, हींग के बदले में ताले, हींग और ताले एक साथ बेचा करते हैं यहाँ के लोग, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर पूछो, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी का उद्योग के लिए कौन सा जनपद साहब आपका प्रसिद्ध है? कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के उद्योग के लिए बुलंदशहर जनपद स्थित है। बुलंदशहर में भी एक शहर पड़ता है, शहर का नाम है खुर्जा। खुर्जा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। देखते होंगे ना गमले वगैरह जो आते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं वही चीनी मिट्टी से होते हैं साहब। तो ये हो गया साहब आपका सरबोइस। सरबोइस की दिक्कत आ रही है, देखो भाई बोइस। अगला सवाल देखो, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा बताओ? ये है सवाल उत्तर प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। उत्तर प्रदेश का रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग जो है ये हथकरघा उद्योग है बेटा। हथकरघा जैसे दरी वगैरह बनाना हथकरघा उद्योग के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा हो गया? हथकरघा उद्योग। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। अगले सवाल पर पूछो, अगले सवाल के कूट को मिलाना है, जरा कूट मिलाओ बेटा। आ गया कूट में, ये रेणुकूट किस में आ गया? एल्युमिनियम में। ऋषिकेश एंटीबायोटिक में। मेरठ खेल का सामान। अलीगढ़ आ गया ताले, अलीगढ़ ताले। डी का तीसरा देखो, डी का तीसरा होगा ये, या तो ये होगा या तो ये, फिर या तो ये। पहले वाले को मिला दो, रेणुकूट कहाँ पूछा? चौथे में। तो पहला वाला क्या होगा इसका? राइट आंसर। पहले तुम चला के देखो इसे। हेलो, हाँ जी। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? ये क्या कह रहा है बताइए। हाँ जी, अगला सवाल है, फिर इनको आपस में मिलाना है। मिलाओ फिर आपस में जल्दी से। आंवला बताओ, आंवला, आंवला किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के लिए। आंवला भी 36वां जिला भी बनाया गया, घोषित किया गया। 76वां जिला अभी बना नहीं है। 76वां जिला जो है वो सब आपका घोषित किया गया है। 76वां जिला साहब आपका घोषित किया गया है। मोदी नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रबड़ के लिए। बाराबंकी किसके लिए आ गया साहब आपका? बाराबंकी। पहले देखो इससे कोई मिल रहा है क्या? ए का कौन सा आएगा साहब आपका? दूसरा। ए का दूसरा, इससे मिल गया बेटा, ए का दूसरा आ गया। और बाराबंकी पहुंच गया साहब आपका पॉलीफाइबर के लिए। और कानपुर किसके लिए आ गया साहब आपका? विस्फोटक के लिए आ गया है। ध्यान रखेंगे 76वां जिला जो है वो आंवला घोषित किया गया है। अगले सवाल पर पूछो, कृत्रिम रबड़ लगा लो स्टार, लगा लो बेटा, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, मोदी नगर में पड़ता है बेटा। कृत्रिम रबड़ यानी कि टायर वगैरह जो बनते हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है बेटा? मोदी नगर के प्रसिद्ध हैं। अगले सवाल पर पूछो, अगला सवाल बहुत भी खतरनाक आ गया। अगला सवाल है बेटा, अगला सवाल क्या कहता है?
कूट आ रहा है। देखो भैया कौन मिलाएगा इस कूट को, अरे कूट को मिला दो, कूट को मिला दो बेटा। क्या आ गया साहब, जरा बताओ बेटा, नजीमाबाद, ओहो नजीमाबाद भी आ रहा है, कानपुर भी आ रहा है, चमड़े का सामान, बी का तो पहला मिलाओ, बी का पहला मिलाओ, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इन दोनों में ए का दूसरा ही है, तो फिरोजाबाद कान की चूड़ी, या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर क्या आ गया साहब आपका, ये आ गया सहारनपुर, सहारनपुर जो आएगा वो आएगा साहब कागज या कागज की लुद्दी। और क्या आ गया साहब आपका, आ गया नजीबाबाद, प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान चल रहा है मामला। अगले सवाल पर अगले कूट को फिर से मिला दो, अगले कूट को फिर से मिलाओ साहब, अगले कूट को मिलाएं तो टेराकोटा गोरखपुर का सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेराकोटा गोरखपुर के लिए प्रसिद्ध है। और साहब आपका आ गया लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने वाराणसी के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के साहब, वाराणसी के प्रसिद्ध हैं। और चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट के प्रसिद्ध हैं। और कांच का सामान फिरोजाबाद का प्रसिद्ध है। तो कौन सा बैठेगा बेटा, पहला वाला बैठेगा। इसको मिला लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इस सवाल को 100% पेपर में आना चाहिए। अगला सवाल मुझे नहीं पता, तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, जल्दी से बताओ। ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए साहब जल्दी से मिलाओ, ए का क्या बैठेगा, मिट्टी के बर्तन खुर्जा में। कहाँ के साहब, खुर्जा के प्रसिद्ध हैं, खुर्जा के प्रसिद्ध हैं साहब आपका। अब ये काठ नक्काशी सहारनपुर की प्रसिद्ध है। बहुत, जब हम पेपर देने जाते थे तो सहारनपुर में बहुत सारे साहब आपके लकड़ी पर डिजाइन बनाए जाते हैं। अगला क्या हो गया साहब आपका, अगला हो गया साहब आपका ये चरण है पादुका खड़ाऊ, पीलीभीत की प्रसिद्ध है। और जरी का काम कहाँ पर होता है बेटा, बरेली में होता है। तो इसका आंसर क्या बैठेगा बेटा, इसका ऑप्शन डी बैठेगा। मिला लो इसको, याद कर लो, ऐसे सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगले सवाल पर पहुंचो बेटा, अगले सवाल को मिलाओ, देखते हैं कौन सा बच्चा इसको मिलाने वाला है, किसको कौन मिलाएगा, इसको कौन सा मिलाएगा साहब। ये तो इससे हो जाएगा, कानपुर में कृत्रिम निर्माण कारखाना है, कानपुर में शरीर का अंग आ गया, तो यहाँ भी शरीर का अंग बनता है। ये आ गया सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, औद्योगिक संस्थान के लिए बड़ा ही इंपोर्टेंट है। उर्वरक कारखाना फूलपुर में आ गया। तो डी का चौथा देखो, इसी से हो गया बेटा, डी का चौथा। सी का पहला, सी का पहला आ गया। और टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ की आ गई साहब आपकी, रायबरेली की आ गई साहब। और ये जो बच गया ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री झांसी में है। जाओ लगा लो, अगर ना आ जाए पेपर में तो मुझसे आकर के मिलना, अगर मैं ना मिलूं तो भैया कृष्णा जरूर मिलेगा, उससे जरूर मिलना, बस आएगा जरूर। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अगर आज की ये क्लास हो पा रही है तो दो व्यक्ति बहुत ज्यादा उसके लिए जिम्मेदार हैं। एक तो साहब फैज है, फैज बाबू हैं हमारे, जिन्होंने इसे टाइप किया है। और दूसरे कृष्णा भाई हैं, बहुत देर से परेशान हैं, 4 प्रकार के माइक रख रखे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो आपने देखा ना, जो रामायण उमैण होती तो इतना बड़ा वाला भूम बूद लगाते, अभी वो भी ले आए थे कि अगर माइक नहीं चलेगा तो इससे पढ़ाओगे। बहरहाल पढ़ाओगे जरूर, मैं कह रहा हूँ चलो छोड़ो मत पढ़ाओ, कह नहीं पढ़ाना जरूर है। तो इसके लिए इनका भी शुक्रिया। अगला सवाल लगा लो सुपर। अब जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है बेटा, ग्रेटर नोएडा में, नोएडा में नहीं ग्रेटर नोएडा में है साहब, ग्रेटर नोएडा में स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा नॉलेज पार्क। ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में। अगले सवाल पर पहुंचो, अगला है चुनार। चुनार भैया सीमेंट बनता है यहाँ पर। चुनार कहाँ पर बनता है साहब आपका, चीनी सॉरी चुनार में क्या बनता है साहब आपका, सीमेंट बनता है। अच्छा कौन बच्चा बताएगा कि बीड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, बीड़ी उद्योग बताओ बेटा कहाँ का प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीड़ी उद्योग बताओ बेटा। कांच तो मैं बता दिया फिरोजाबाद, कांच तो आ गया फिरोजाबाद आ गया साहब, फिरोजाबाद। बीड़ी उद्योग बता दो। जितने साथी देख रहे हैं कोई तो बीड़ी पीता ही होगा, अगर नहीं पीते तो ये बता दो कि बीड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। बीड़ी उद्योग बताओ दो, बीड़ी उद्योग अमरों का नाम। अगला हो,
अगले सवाल पे मिलाओ, जब तक जवाब दो इसका। कौन सा सही नहीं मिला है? डीजल लोकोमोटिव बस वाराणसी बिल्कुल ठीक है, टेलीफोन इंडस्ट्री बरेली ठीक है, भारत भी ये नहीं है, ये बेंगलोर में स्थित है। कहां पर स्थित है साहब? वेल है ये, वेल, वेल का मुख्यालय बेंगलोर में है। और तेल शोधक कारखाना IOCL का मथुरा में है। मेरा एक मित्र है यहाँ पर इंजीनियर, ठीक है साहब, वो यहाँ पर इंजीनियर है। अगले पर आओ, अगला आ गया उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी साहब आपकी? 75। कितनी साहब? इनकी जो संख्या है वो संख्या कितनी बताओ साहब? 75 है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, 9 नवंबर 2002 से पहले, 9 नवंबर सन 2002 से पहले जो था इनकी संख्या 83 थी। 83 में से 13 कहाँ चले गए बेटा? उत्तराखंड। और 70 कहाँ आ गए बेटा? यूपी में आ गए थे, ध्यान रखेंगे, 70 यूपी में आ गए। सबसे बड़ा सबको पता है, सबसे बड़ा क्या आ गया बेटा? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा वाला कहां पर है साहब? हापुड़ में है। सबसे छोटा हापुड़ में है और सबसे बड़ा कहां पर आ गया साहब आपका? लखीमपुर खीरी में आ गया। ये जिलों की बात हो गई। आगे बढ़ो, अब आते हैं सवालों पर। पहला सवाल, किसने आगरा को सर्वप्रथम आगरा कहा था? लगा लो स्टार। ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे तुम्हें। टॉलमी ने सबसे पहले आगरा को आगरा कहा था। बीड़ी उद्योग कहाँ का है? जल्दी से बता दो सर जी, क्या है? अच्छा, बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग तो तुम्हें बताना है बेटा, तुम्हें बताना, गांव में कोई ना कोई बीड़ी जरूर पीता होगा। मुझे नहीं पता, मैं बीड़ी उड़ी नहीं पीता हूँ बेटा, हल्की छोटी बात मत करो तुम बताओ, मैं तो बता ही दूंगा। सवाल है, कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पता है अलीगढ़। अलीगढ़ देखो, एक बार देख लो, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़। देखो अलीगढ़ का क्या हो गए साहब? आपके ताले हो गए। मुरादाबाद के हो गए पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन। सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी हो गई, लकड़ी की नक्काशी हो गई, नक्काशी, ठीक है साहब। और कागज भी यहाँ का सहारनपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है साहब। और बरेली का क्या हो गया? सुरमा। बरेली का क्या आ गया बेटा? सुरमा आ गया, ठीक है साहब। चलिए साहब, मैं जल्दी से एक बार बेटा, तुमने सबने किसी ने लाइक नहीं करा, लाइक करो जल्दी से, जल्दी सर। अच्छा, मेरे घर पर भी कोई नहीं पीता, नेहा यदुवंशी कह रही मेरे घर पर भी कोई नहीं पीता, कोई तो होगा। जल्दी से 150 लाइक होने ही होने हैं, जल्दी करो, इतना समय हो गया बेटा, एनर्जी खत्म हो गई क्या? सुबह से ये टाइम हो गया, जल्दी से शेयर करना है सारे साथियों को। अगला सवाल बताओ, बागों का शहर किसे कहते हैं बेटा? लखनऊ को कहते हैं। और आम के लिए जो प्रसिद्ध है, आम के लिए जो प्रसिद्ध है उसका नाम क्या है साहब आपका? मलियाबाद। क्या नाम हो गया साहब? मलियाबाद जो है वो आम के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे, मलियाबाद आम के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल पर पहुंचो बेटा, अगले सवाल पर पहुंचो। अगला सवाल क्या कहता है? क्या कहता है बेटा? अगला सवाल कहता है कि किस शहर को कथक नृत्य की जन्मस्थली कहा जाता है? बताओ बेटा। लखनऊ को कहते हैं। माना जाता है कि लखनऊ के नवाब बाजिद अली शाह के दरबार में इसकी शुरुआत हुई है। बाजिद अली शाह के से ये क्या हुआ है साहब आपका? शुरुआत हुआ है। बाजिद अली शाह के दरबार से इसकी क्या हुई साहब? शुरुआत हुई है, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर पहुंचो। अगला सवाल क्या है? लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आसुफ उद्दौला के द्वारा की गई थी। लखनऊ का पुराना नाम था लक्ष्मणपुर। क्या नाम था पुराना बेटा? लक्ष्मणपुर इसका पुराना नाम था, ध्यान रखेंगे। क्या नाम था बेटा? लक्ष्मणपुर इसका पुराना नाम था। आसुफ उद्दौला ने 1575 में इसे राजधानी बना करके प्रसिद्ध बना दिया। ये सवाल कितनी बार आएगा? ये सवाल है बेटा 1921 में। 1921 में। अब तो ये याद हो गया होगा, हर बच्चे की याद होगा। एक ही बच्चा कमेंट कर रहा है, बाकी कमेंट भी नहीं कर रहे। अबे सो गए क्या? क्या हाल है सर? हाल तो मेरे बेहतरीन हैं, तुम्हारे क्या हैं? बरेली तो नहीं है बीड़ी? अच्छा, भी तुम बीड़ी पे अटके हुए हो। अबे इलाहाबाद है भैया, इलाहाबाद। नेहा यदुवंशी इलाहाबाद में है। अच्छा, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद। कौन सा साहब आपका? इलाहाबाद जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है साहब। अगला आ गया साहब आपका पटना पक्षी विहार। सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर एक और ऑप्शन आपको मिल सकता है, वो पटना ही मिलेगा। आप बताओ, अगर यूपी स्पेशल पढ़ रहे हो
तो आपको पता चल गया कि साहब, आपको ये पता चल गया कि ये उत्तर प्रदेश में तो होगा नहीं, मगर अगर भारत की बात करेंगे तो पटना भी ऑप्शन आ सकता है, मगर पटना पक्षी बिहार एटा जिले में है। पक्षी बिहार किसे कहेंगे? जहां पर पक्षियों के रहने की व्यवस्था की जाए उसे पक्षी बिहार कहा जाएगा। अगला सवाल सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा शहर तंबाकू व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू व्यापार के लिए बेटा कन्नौज प्रसिद्ध है। कन्नौज जो है प्रसिद्ध है। कन्नौज साहब आपका इत्र के लिए प्रसिद्ध है, और इत्र के साथ साथ बेटा ये तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। क्या नाम है साहब इसका? कन्नौज है। अगला सवाल जो है, अगला सवाल कहेगा कि मुझे क्यों नहीं पूछा पहले तुमने। इतना जबरदस्त सवाल आ गया है। सवाल है रामाभरे स्तूप किस जनपद में स्थित है? कुशीनगर में। ये वहीं पर है जहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु वाले स्थान पर, बुद्ध की मृत्यु वाले स्थान पर साहब आपका इसे कुशीनगर में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया बेटा? कुशीनगर में बनाया गया है, जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वहां पर इसे बनाया गया है। अबे लाइक कर दो नालायक को, लाइक कर दो, बता रहा हूं, लाइक कर दो, फिर मैं वही बन जाऊंगा यहाँ पर साहब आपका। वो वाले सर समझ गए होंगे कि इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं। अगले सवाल पर, अगला सवाल है बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? कुशीनगर में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा? कुशीनगर में स्थित है बौद्ध संग्रहालय, बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगला सवाल, मरहर धाम तीर्थ स्थल किस जनपद में अब स्थित है? किस जनपद में स्थित है साहब आपका? ये स्थित है गाजीपुर में। कहां पर स्थित है बेटा? गाजीपुर में स्थित है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट है साहब आपका ये धाम, बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला सवाल गर्दे खा रहा है। अगला सवाल बताओ तो जानू मैं तुम्हें, तुम चारों में से, पांचों में से, 6 में से जितने भी देख रहे हो, बताओ इस सवाल का जवाब। उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार गाजियाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा? गाजियाबाद को कहा जाता है। अगर अगला सवाल बता दिया तो जाओ, अभी क्लास को बंद कर दूंगा। बिल्कुल राइट, एक बार में अगर जवाब दे दो तो। महर्षि पतंजलि का जन्म किस जनपद में हुआ था? किस जनपद में हुआ था? कहां पर हुआ था बेटा? गोंडा में इनका जन्म हुआ था। कहां पर जन्म हुआ था बेटा? गोंडा में इनका जन्म हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के क्या थे बेटा? ये समकालीन थे। हाँ, चले साहब, कहां पर हो गया? गोंडा में हो गया। चलो अगला बताओ तो जानू मैं। अगला सवाल है सुगमा डुगमा बांध किस जनपद में स्थित है? झांसी तो सबको पता है, नदी बताओ तो जानू, नदी का नाम बताओ। सुगमा डुगमा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है बेतवा नदी पर। अगर मेरी बात सुन लो, एक बात मेरी सुन लो, अपने दिमाग में बैठा लो, अगर ललितपुर झांसी कोई सा भी आ जाए तो आंसर सबका क्या होगा? अधिकांश का आंसर बेतवा नदी होगा, क्योंकि ललितपुर झांसी से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी साहब आपकी? बेतवा नदी है। सुगमा डुगमा बांध झांसी जिले में बेतवा नदी पर बना हुआ है। अगला बताओ, खजुराहो का मंदिर किन शासकों के द्वारा बनवाया गया? चंदेल शासकों के द्वारा। किन के द्वारा साहब? चंदेल शासक। किसी चंदेल प्रसिद्ध शासक का नाम था परमार्दी देव, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। और परमार्दी देव के 2 सेनापति थे, एक का नाम आला था और दूसरे का नाम उद्दल था। अगला सवाल बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। दशावतार मंदिर किस दशावतार के लिए प्रसिद्ध है? देवगढ़ किस जनपद में स्थित है? दशावतार मंदिर जो है बेटा वो देवगढ़ नाम के शहर में स्थित है। और ये किस जनपद में पड़ता है बेटा? ललितपुर में पड़ता है। ध्यान रखेंगे, एक बात समझिए बेटा, ये जो मंदिर निर्माण कला है, ये मंदिर निर्माण कला की जो शुरुआत है, ये मंदिर निर्माण कला की शुरुआत बताओ कहां से हुई? ये हुई है साहब आपका गुप्त काल से। इसकी शुरुआत गुप्त काल से हुई है और ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही पुराना मंदिर है। गुप्त काल में इस मंदिर को बनवाया गया था। शायद अगर मेरा ध्यान आ रहा है तो इस मंदिर का निर्माण समुद्रगुप्त के समय में हुआ था। दशावतार मंदिर
ऐसे ही एक और मंदिर और है साहब आपका, वो कानपुर में स्थित है, जिसका नाम है भीतरी गांव मंदिर। क्या नाम है? भीतर गांव मंदिर। ये जो भीतर गांव मंदिर है ये भी गुप्त काल का है। ये दोनों के दोनों मंदिर गुप्त काल के स्थित हैं। ध्यान रखेंगे, भारत के बहुत ही पुराने क्या है साहब आपके ये मंदिर हैं। अगला सवाल है, महावीर स्वामी अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? कहां पर स्थित है बताइए बेटा? यह है ललितपुर जिले में। कहां पर स्थित है साहब आपका? ललितपुर जिले में स्थित है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर जिले में साहब आपका स्थित है। अगला सवाल बहुत ही आसान, कई बार हम पढ़ चुके हैं। माता टीला बांध कहां पर हो गया? झांसी में, बेतवा नदी पर बना हुआ है। दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है साहब। नेहा यदुवंशी, बहुत ही जबरदस्त, लगे रहो, ऐसे ही सफलता मिलेगी। अगले सवाल पर पहुंचो। अगला सवाल है नेमी शरण्य तीर्थ जनपद किस जनपद में स्थित है? यह है सीतापुर में। असल में इसे 80,000 ऋषियों की तीर्थ स्थली कहा जाता है। 80,000 ऋषियों की तपस्थली कहा जाता है। ऋषियों की तपस्थली कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर एक साथ 80,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। ये सीतापुर में पड़ता है बेटा। इसका नाम है साहब आपका नेमिशरण्य। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के शैक्षिक एवं साहित्यिक विकास एवं पत्रिकाएं। अगला चैप्टर है। 24 सवाल मुश्किल से होंगे, 24-25 सवाल होंगे। अगले सवाल पर पूछो। इस सवाल से मैं 100% बता रहा हूं। वन ONE वन की स्पेलिंग होती है ONE वन, एम लिखा यार लो, ONE वन क्वेश्चन 110%। कोई ना कहेगा जाओ मैंने तुमसे कह दिया। 110% इन सवालों में से पक्का आना है। सवाल है उत्तर हिंदी राज्य संस्थान कहां पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। हिंदी राज्य संस्थान बेटा वाराणसी में स्थित है। ध्यान रखेंगे, कहां पर स्थित है साहब आपका? वाराणसी में स्थित है। अगला है सर्व शिक्षा अभियान। पहले तो ध्यान रखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 से 2002 के बीच में हुई है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का व्यय कितना है? 65:35, यानी कि 65% पैसा जो होगा केंद्र सरकार खर्च करेगी और 35% पैसा जो है बेटा वो राज्य सरकार खर्च करतेगी। अगले सवाल पर पूछो। मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई है। मिड डे मील, हाँ जी, कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई है। मगर एक और बात ध्यान रखेंगे, इस मिड डे मील योजना का नाम, अभी ये पीसेस में सवाल पूछा गया है, मिड डे मील योजना का जो विलय है वो 2021 में PMO प्रधानमंत्री पोषण मिशन में कर दिया गया है। प्रधानमंत्री पोषण विलय में इसका क्या कर दिया गया है? 2021 में प्रधानमंत्री पोषण मिशन में साहब इसका विलय कर दिया गया है। मिशन में क्या हो गया साहब? इसका विलय हो गया है। ध्यान रखेंगे, इसमें इसका साहब विलय कर दिया गया है 2021 में। ये पेपर में साहब आपका सवाल पूछा गया था। अगला सवाल, राज्य मुक्त विद्यालय परिषद ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई साहब? 2008 में। उत्तर प्रदेश में ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 2008 में हुई है। अगला सवाल अगर तुमने बता दिया तो जाओ, मान जाऊंगा मैं तुम्हें। अगला सवाल देखो, अबे वो बिल्कुल सवाल देखो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला सवाल है कूट मिलाने हैं। सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो बेटा क्या आ गया साहब? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में बताओ किस स्थान पर? इज्जत नगर। कहां पर आ गया साहब? इज्जत नगर में। अब वल्लभ भाई पटेल जो आ गया, ये आ गया साहब आपका मेरठ में। कहां पर आ गया? मेरठ में। यह आचार्य नरेंद्र देव है बेटा, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है साहब आपका? यह साहब आपका, मिला लो पहले, इनसे देख लो सी का कौन सा हो रहा है? चौथा। सी का साहब चौथा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब फंस गई कहानी। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय या दयाल बयाग कृषि विश्वविद्यालय, ये साहब आपका कहां पर पढ़ने वाला है? जल्दी से देखेंगे बेटा। तीसरे का
जो हो जाएगा साहब पहले का दूसरा, फैजाबाद में पड़ेगा ये। आचार्य नरेंद्र देव दयाल बाग शिक्षा संस्थान कहाँ पर है साहब आपका, यह है साहब आपका कहाँ पर, आगरा में। असल में ध्यान दो, असल में कहानी क्या है, जो हमारा राधा स्वामी सत्संग था, शिव दयाल जी ने उसकी स्थापना की थी, उन्हीं के नाम पर दयाल बाग शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है। उन्हीं के नाम पर दयाल बाग शिक्षा संस्थान की क्या की गई साहब, स्थापना की गई है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अगला सवाल। अगले सवाल में देखो, अगला सवाल क्या है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बताओ भी कहां पर स्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, एक सवाल 100% ऐसे नहीं आएगा, 100% पेपर में पूछा जाएगा। कहां पर है साहब आपका, इलाहाबाद में। कहां पर स्थित है साहब आपका, इलाहाबाद में ये स्थित है। जल्दी से लाइक कर दो बेटा, 18-19 लोग देख रहे हो, 18-19 तो लाइक कर दो। हमारे तो साथी, हमारे तो देखने वाले भी नहीं, सुनने हमारी, लगाओ जल्दी से। अगला सवाल, अगला सवाल सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई है। पहले तो इसका हेडक्वार्टर देख लेंगे बेटा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है साहब आपका, लखनऊ में है। कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई है। कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई है। कब हुई साहब, 1989 में इसकी स्थापना हुई है। अगला, मैं सभी खा रहा हूं। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल, किंग जॉर्ज दंत विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज का नाम सुन लो तो इलाहाबाद में इसका आंसर होगा। बहुत इंपोर्टेंट है, ऐसे नहीं कह रहा हूं बेटा, एक नंबर 100% पेपर में आना ही आना है। अगला सवाल सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुपर से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है, बताओ जल्दी से, कहां पर स्थित है बेटा। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान जो है बेटा, आयुर्विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना सन 1983 में की गई थी। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, बेटा कोई भी समझ में ना आए तो आंसर इसका लखनऊ मार देना, सही हो जाएगा। अधिकांश सवालों के जवाब लखनऊ ही बैठते हैं। अगले सवाल पर पहुंचो, अगला सवाल सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी मैंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है, तो आप लोगों ने बताया था हिंदी संस्थान जो है वो वाराणसी में स्थित है। अब पूछ रहा है इसका स्थापना कब हुई, स्थापना थी 1976 में। इनको बेटा पहले सारे एक साथ लिख लेना, एक साथ लिखोगे तभी इसको आप सही से कर पाओगे, तो एक साथ इसको लिख जरूर लेना सारे। तो हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर हो गया, वाराणसी। इसकी स्थापना कब हुई बेटा, 1876 में। अगला सवाल, लगा लो स्टार, लगा लो स्टार। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं ये कि किसको मिला है, मगर ये सवाल कई बार पेपर में आ चुका है कि भारत भारती सम्मान जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये प्रदान किया जाता है हिंदी संस्थान के द्वारा। किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा बेटा, हिंदी संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगला सवाल और भी ज्यादा इंपोर्टेंट आ गया, अगला सवाल जो है वो और भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। सवाल है साहब आपका उत्तर प्रदेश, अगला अगला सवाल है उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब की गई है। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब की गई है, जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना जो की गई 1972 में, और ये कहां पर स्थित है, जल्दी से ये भी कमेंट करके आपको बताना है। जो भी साथी देख रहा है जल्दी से। साहब मैथिली शरण गुप्त को मिला था, मैथिली शरण गुप्त को, हाँ बेटा पहला मिला होगा, भारत भारती सम्मान पहला मैथिली शरण गुप्त को ही मिला है। उर्दू संस्थान कई बार पेपर में आ चुका है, उर्दू एकेडमी, जल्दी से बताओ कमेंट करके। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा है, बनारस अखबार। क्या नाम है इसका, नाम, इनका नाम है शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा साहब इसकी स्थापना की गई थी। ये भी कांग्रेस के बहुत बड़े विरोधी थे, इनके द्वारा साहब आपका ये निकाला गया था, बनारस से निकाला गया था। अगले सवाल पर पूछो, उत्तर प्रदेश का बहुत ही इंपोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। कहां पर है साहब,
ये चित्रकूट में स्थित है। चित्रकूट में साहब आपका ये स्थित है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या वर्तमान समय में 6 हो चुकी है। कुछ समय तक 5 थे। अभी जो कृषि रानी लक्ष्मीबाई करके कृषि विश्वविद्यालय, उसको साहब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला सवाल सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में यह आ चुका है। कहाँ गए मेरे शेरों? अगले सवाल का जवाब दो। जो सवाल का जवाब देगा वो इनाम पाएगा। कोई भी बता सकता है। बताइए साहब, उत्तर प्रदेश का एकमात्र है, ये एकमात्र है मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विद्यालय राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन है, और ये साहब आपका इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद में साहब आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र है, उत्तर प्रदेश का ध्यान रखेंगे, एकमात्र साहब आपका विश्वविद्यालय है ओपन वाला नहीं बेटा, 1998 में इसकी स्थापना हुई है। 1998 में क्या हुई साहब? इसकी स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र है, ओपन कहते हैं इसे, अंग्रेजी में कहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी, और हिंदी में कहते हैं साहब मुक्त विश्वविद्यालय इसे कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी हो गई साहब आपकी? राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय। अगला आ गया, अगला सवाल सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो साहब 1887 में स्थापित हुआ था। ये तो पेपर यूपीपी में आ चुका है, यूपीपी का सवाल है, बच्चों ने मुझसे कई बार पूछा, ध्यान रखेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये 1916 में बना है। ये 1916 में बना है बेटा। स्थापना इसकी जब हुई, जब स्कूल था, तो 1916 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीएचयू की स्थापना हुई है। जबकि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है साहब? इलाहाबाद में। ये भी ध्यान रखना, बीएचयू बनारस में है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, लखनऊ विश्वविद्यालय साहब आपका लखनऊ में है। ये दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, लखनऊ वाला। अगले सवाल पर पहुंचो। अगला सवाल क्या है? उत्तर प्रदेश का नॉलेज पार्क अभी दोबारा आ गया, रिपीट हो गया, ये ग्रेटर नोएडा में है। कहां पर है साहब आपका? ग्रेटर नोएडा में है। अगले सवाल का बताओ बेटा। अगला सवाल देखो कौन बताएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान अकेडमी, हिंदुस्तान अकेडमी, हिंदुस्तान अकेडमी कहां पर स्थित है? इलाहाबाद में। कहां पर स्थित है? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। अगला सवाल और भी इंपॉर्टेंट, लखनऊ में टीवी सेवा की शुरुआत कब हुई थी? पहला टीवी लखनऊ में कब शुरू हुआ है? सबसे शुरुआत लखनऊ में हुई है। बताइए बेटा, लखनऊ में टीवी सेवा की शुरुआत 1975 में हुई है। एक और बात समझ में आ गई, सबसे पहले टीवी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहां पर हुई है साहब आपका? लखनऊ में हुई है। सन क्या था? 1975 था। 1975 में इसकी शुरुआत हुई है, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का पहला अखबार जाम ए जहानुमा, जाम ए जहानुमा को निकालते कौन थे बेटा? हरिदत्त दत्ता, हरिदत्त दत्ता। अब हरिदत्त दत्ता जो हैं ये बंगाली थे, तो ये कहां से निकलेगा साहब आपका? कलकत्ता से। कहां से निकलेगा बेटा? कलकत्ता से निकलेगा, ध्यान रखेंगे। हरिदत्त दत्ता जाम ए जहानुमा, तो ये उर्दू भाषा का पहला अखबार था। अगले सवाल अब आ गया सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ जी, अब आ गए हैं बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल। ये टॉपिक ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है, इस ऐसे टॉपिक से एक सवाल पक्का आते ही आते हैं। हाँ जी, अगला सवाल है जनगणना। भैया देख लो, मेरी बात सुन लो, जनगणना से एक सवाल पक्का आना ही आना है। एक सवाल यहाँ से पक्का आना ही आना है। अब देखो तुम्हारी मर्जी, पढ़ना पढ़ लेना और ना पढ़ो तो मत पढ़ लेना। अच्छा, मैं तुम्हें याद करवाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार तरीके से। देखो सुन लो, हंसी हंसी में सुन लो भैया, हंसी हंसी में कैसे याद हो गई। जनगणना से एक तुम्हें याद करनी साक्षरता दर। क्या याद करनी भैया? साक्षरता दर। हाँ जी, साक्षरता दर 2011। किसी की याद हो तो बता दो, नहीं है तो इधर ध्यान दो। पहले लिखेंगे पू, फिर लिखेंगे कू, फिर लिखेंगे मैं, कू में, ध्यान दो। अब याद हो गया। देखो मैंने पूछ लिया 77, तो यहाँ लिख दिया 77। मैंने पूछ लिया 10 घटाओ कितना आ गया? 67, मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने कहा 10 घटाओ, तुमने कहा 57, मैंने कहा यहाँ लिख दिया, तो याद हो गई।
ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। अब इसके आगे साहब वो लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो उत्तर प्रदेश की पुरुषों की साक्षरता दर है 77.30। महिला कुल साक्षरता दर है, कुल साक्षरता दर हो गई 67.70, 67.70%। और महिला हो गई 57.20%। इतनी बुरी किस्मत ना है, इतनी बुरी किस्मत ना है हमारी, इतनी बुरी किस्मत ना है कि साहब हर इतना बारीक से पॉइंट पूछ ले। इतना बारीक से पॉइंट नहीं पूछेगा, याद कर लो 77 67 57, 77 67 57, बोलो मत जी, 67 77 57, याद हो गए। अब इधर ध्यान दो, अगर साहब पूछ ले कि पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है, तो सर्वाधिक पुरुष जो साक्षर हैं वो है साहब आपके गौतम बुद्ध नगर। किसके साहब? गौतम बुद्ध नगर के सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर हैं। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर आ गई? गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम कहाँ पर आ गई बेटा? श्रावस्ती। देख लो, 1 मिनट में याद ना हो जावे ना तो तुम ये कह दो मोहन चौहान सर पढ़ाने में तुम्हारी मजा नहीं आ रही। देख लो, बिल्कुल समझ में आ गया। इधर ध्यान दो, महिला भैया कुल पूछ ले, क्या पूछ ले साहब? कुल। और पूछ ले, लो कुल भी कर दिया हमने। लो अगर कुल पूछ ले तो भैया कुल में सबसे कम कहाँ की? श्रावस्ती। सबसे ज्यादा कहाँ की बेटा? गौतम बुद्ध नगर। ऐसे मजा नहीं आएगा, मैं यही लिख ही दूं, क्यों कंजूसी करनी। कुल की अगर बात कर लें तो कुल भी सेम उतार दो, सेम। अरे सेम उतारना। देख लो भैया, ऐसे सवाल बता रहा हूं कि कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। तो यहाँ पर कम क्या आ गई बेटा? श्रावस्ती। अब कौन बच गई? महिला। तो महिला को नहीं छोड़ना बेटा, महिला को भी देखो 2 मिनट में कैसे याद हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? महिला। महिला में बस एक ही चीज बदलनी है, वो महिला में क्या बदलना है? महिला में बदलना है यहाँ पर साहब आपका कानपुर नगर में। कानपुर 2 जिले हैं बेटा, एक ग्रामीण है और एक नगर है, तो कानपुर नगर है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ की बताइयो? श्रावस्ती। याद नहीं हुआ क्या? याद हो गया होगा। श्रावस्ती तीनों में कम है, पुरुष और कुल में गौतम बुद्ध नगर है, और महिला में कौन सा साहब आपका? कानपुर है। इससे ज्यादा कुछ ना पूछने वाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। एक और सवाल आ सकता है, ध्यान दो, एक और सवाल आ सकता है। वो आएगा साहब आपका जनघनत्व से। किससे आएगा साहब? जनघनत्व पे। पहले तो ये समझ लो जनघनत्व होता क्या है। जनघनत्व होता है बेटा 1000 किलोमीटर पर, 1000 किलोमीटर स्क्वायर पर, 1000 किलोमीटर स्क्वायर पर व्यक्तियों की संख्या। व्यक्ति की संख्या जो है वो क्या कहलाता है साहब? आपका जनघनत्व कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही आसान है। देखो कैसे याद हो गया, बताओ। सबसे ज्यादा आदमी काम करने के लिए उत्तर भारत में, बताओ भाई कहाँ जाएगा? उत्तर भारत में। हाँ जी, उत्तर भारत में 1000 किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। नहीं, 1000 किलोमीटर होता है। हाँ, 1000 मीटर होगा, मैं सही कह रहा हूँ, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, 1000 मीटर स्क्वायर पर, 1000 किलोमीटर पर कह दो। इधर ध्यान दो, व्यक्तियों की संख्या को। अच्छा, आदमी दिल्ली जाएगा कमाने, तो दिल्ली सबसे ज्यादा कमाने कहाँ जाता है? दिल्ली। दिल्ली है महंगा, तो दिल्ली में तो रहेगा नहीं, उसके पास में रहेगा। पास में क्या पड़ा? गाजियाबाद। तो सबसे ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कहाँ पर होगी बेटा? गाजियाबाद। तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पर है? गाजियाबाद। अच्छा, आदमी जंगलों में रहेगा क्या? नहीं भैया, ललितपुर में मैंने अभी आपको बताया था जंगल ही जंगल है। तो सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर हो गया साहब आपका? ललितपुर में हो गया। सबसे कम जनघनत्व ललितपुर में है। याद कर लो, आज के बाद कभी मैं पूछ लूं तुमसे तो भैया ये याद होना चाहिए। सबसे कम जनघनत्व ललितपुर में, सर्वाधिक कहां पर है साहब आपका? गाजियाबाद में। अच्छा, एक और समझो, एक और सवाल यहां से आएगा, वो आएगा साहब आपका लिंगानुपात। कौन सा आएगा? वो आएगा लिंगानुपात। अच्छा, लिंगानुपात बताइए भैया किसे कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं किसे हैं साहब? लिंगानुपात कहते हैं किसे कहते हैं साहब? लिंगानुपात कहते हैं साहब किसको कहते हैं? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाएगी साहब आपका? वो लिंगानुपात कहलाएगी। 1000 पुरुष पर किसकी संख्या साहब आपकी? महिला की संख्या। महिला की जो संख्या होगी उसे साहब आपका है जी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लगा लो भैया, लगा लो, इस पर भी निशान लगा लो, निशान लगा लो। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है साहब? 912।
912 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912 है। बताओ भाई सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? सबसे अधिक लिंगानुपात बता दो किस जिले का है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात है जौनपुर का। कुछ भी याद नहीं है, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। 1024 जो है सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात बताओ किसका है साहब? सबसे कम है साहब आपका गौतम बुद्ध नगर का। यहाँ के लोग बालिकाओं को जन्म नहीं दिलवा रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या समस्या है। सबसे कम लिंगानुपात 851 यहाँ का है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात देख लिया, सबसे कम लिंगानुपात देख लिया। बस 2 पॉइंट और इस चैप्टर में, और 2 पॉइंट होते ही ये चैप्टर हमारा निपट गया। और चैप्टर से फिर कोई भी सवाल आ जाए तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे। अच्छा साहब, अनुसूचित जाति और जरा देख लो बेटा। अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जाति को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं बेटा? एससी कहते हैं। एससी की सर्वाधिक अगर संख्या देखो तो बहुत बार पेपर में आ चुका है, सर्वाधिक सीतापुर में पढ़ते हैं साहब। एससी सर्वाधिक सीतापुर में है। और सबसे कम बताओ जरा, सबसे कम जो है बेटा, सबसे कम है साहब आपके, सबसे कम है बागपत में। सबसे कम एससी आबादी कहां पर है साहब आपका? बागपत में है। ध्यान रखेंगे सबसे कम बागपत में। अब सर्वाधिक अगर एसटी पूछ ले तो कोई भी बच्चा बता दे जरा, सर्वाधिक एसटी। मैं कई बार बता चुका हूं, सर्वाधिक क्या बता दो साहब आपका? एसटी। एसटी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कहा जाता है। एसटी सर्वाधिक बताओ किस जिले में है? सर्वाधिक है बेटा सोनभद्र में। और सबसे कम कहां पर है साहब आपका? बागपत में। यहां पर भी कुछ कॉमन बात समझ में आ गई क्या? कुछ कॉमन बात समझ में आई दोनों में? एससी और एसटी में सबसे कम कहां पर है? बागपत में। हमेशा कॉमन चीज पहले पकड़ लो, अपने आप याद हो जाएंगे। अच्छा साहब, 1-2 फैक्ट और हैं, उन 1-2 फैक्टों को और निपटा दूं क्या? निपटा ही देता हूं साहब। अगर साहब आबादी वाले जिले पूछ ले, अगर सवाल पूछ ले जरा, आबादी वाले जिले, आबादी वाले अगर जिले पूछ ले तो आबादी वाले जिले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सर्वाधिक आबादी बता दो बेटा किस जिले में? सर्वाधिक आबादी जो है बेटा वो है साहब आपकी इलाहाबाद में। इलाहाबाद के बाद दूसरा वाला कौन सा आ गया? दूसरा वाला आ गया साहब आपका मुरादाबाद में। और तीसरा वाला क्या आ गया बेटा? तीसरा वाला आ गया गाजियाबाद में। चौथा वाला बताओ जरा, चौथा वाला आ गया आजमगढ़ में। तो भैया इन 4 जगहों पर क्या है साहब? इन पर है साहब आपका, ये हैं आबादी वाले जिले। सर्वाधिक आबादी वाले जिले ये आ गए। बस इस आबादी वाले जिले के बाद एक पॉइंट और बताता हूं, फिर कहानी खत्म। पैसा हजम अगर पूछ ले साहब आपकी ग्रामीण आबादी, ग्रामीण आबादी अगर पूछ ले तो ग्रामीण आबादी में मैक्सिमम जो ग्रामीण आबादी है ये पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं भैया। यह है इलाहाबाद में। सबसे कम कहां पर आ गई बेटा? गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम, सारे शहर बन गए। पहले बहुत अनपढ़, पहले बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ पर थे, बहुत कम धनवान व्यक्ति थे। आज तो यहाँ से बड़े धनवान व्यक्ति कोई नहीं है। सर्वाधिक शहरी आबादी और देख लो बेटा, सर्वाधिक शहरी आबादी यहाँ पर आ गई सर्वाधिक। यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी यहाँ पर है, सबसे कम यहाँ पर आ गई, सबसे कम आ गई साहब आपका यहाँ पर। अब देखो भैया शहरी आबादी बताओ भैया, शहरी आबादी सबसे ज्यादा बताइए किस जिले में? अरे कौन बताएगा? सर्वाधिक शहरी आबादी जो है, सर्वाधिक शहरी आबादी बताइए किस जिले में है? सर्वाधिक हो गई साहब आपकी गाजियाबाद में। कहां पर समस्या आ गई? कहां पर होगी साहब? गाजियाबाद में। और सबसे कम कहां पर आ गए साहब आपके? श्रावस्ती में। सबसे कम शहर कहां पर है साहब आपके? श्रावस्ती में सबसे कम शहर स्थित हैं। बस इतनी बात समझ लेना। कोई भी सवाल अगर तुम्हारा गलत हो जाए तो मुझसे आकर के मिल लेना और कह देना कि मार साहब इसमें से तो पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आया, तब मैं जानूं। देखो बेटा सारी बातें यहीं से आने वाली हैं। अच्छा साहब बिल्कुल इसको सेट कर लो, हाथ के हाथ इसको अपने दिमाग में बैठा लो। बहुत ही ज्यादा मजबूती तरीके से इसको याद रखना है। अच्छा बेटा आगे बढ़ा दूं मैं कहानी को, सवालों की ओर चलते हैं। कुछ सवाल और बचे हैं, कहानी
कहानी सवालों पर आकर के ही अटक चुकी है। बस मुश्किल से 50 सवाल भी आपके नहीं बचे, बस 10 मिनट आधा घंटे में कहानी खत्म होने वाली है, पैसा हजम होने वाला है। सवाल है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर, हाँ जी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 1991 से 2001 के बीच में रही है। लगभग 25.85% उत्तर प्रदेश की बेटा वृद्धि दर रही है, सर्वाधिक वृद्धि दर ये रही है। अच्छा बताओ उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना, अभी तो बताया था 912 है। अगला सवाल बताओ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है, अभी तो बताया था बेटा, कौन सा है जरा? जौनपुर है। अगला बताओ बेटा, अगला बताओ उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता कितनी है? 77 है, अभी बताया था। देखो ऐसे ही ऑप्शन आएंगे और सारे करते चले जाओगे। अगला सवाल बताओ उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर की है, अभी तो बताया था, अभी तो बताया था। अगले सवाल पर पहुंचो। अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले की थी साहब आपकी? जल्दी ध्यान दो, सबसे ज्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की थी, अभी तो लगाया था। अगले सवाल पर पहुंचो। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक घनी आबादी तथा सबसे सबसे कम घनी आबादी जनघनत्व किसका सबसे ज्यादा था? गाजियाबाद। मैंने कहा था लोग नौकरी करने गाजियाबाद जाएंगे, तो गाजियाबाद हो गया, फिर क्या आ गया? ललितपुर आ गया। अगला सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा बेटा? ललितपुर है। सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है साहब आपका? ललितपुर जिले का है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक सबसे कम एसटी आबादी कहां पर है बताओ भाई? बागपत में। मैंने बताया था एससी और एसटी में बागपत में सबसे कम है, एससी सबसे ज्यादा है सीतापुर में और एसटी है सोनभद्र में। अगले सवाल पर पहुंचो। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक स्लम आबादी किस जनपद में है? स्लम का मतलब होता है जहां पर क्या बोलेंगे उसे, झोपड़ी झुग्गी, झोपड़ी और झुग्गी, जहां पर सबसे ज्यादा है वो है साहब आपका मेरठ। मेरठ में सबसे ज्यादा स्लम आबादी है। मेरठ में क्या है साहब? सर्वाधिक सबसे ज्यादा स्लम आबादी है। अगला सवाल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला सर्वाधिक वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक एससी आबादी जो है बेटा वो उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में एससी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देखो बेटा, लिंगानुपात शिशुओं का 902 है, बड़ों का 912 है, शिशु का 902 है। अगला सवाल क्या कहता है? सबसे कम, अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता किसकी रही? सबसे महिला साक्षरता इनमें से बताना है, इनमें से साहब आपका बताना है कि किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता थी। तो इसका रामपुर हो जाएगा आंसर। क्या होगा बेटा? रामपुर। वैसे इसका जो आंसर होगा वो श्रावस्ती होगा, मगर श्रावस्ती ऑप्शन में नहीं है तो आप रामपुर लगाएंगे। वैसे तो इसका आंसर बेटा श्रावस्ती है, मगर इनमें से पूछ रहा है ना, इनमें से, तो इसका आंसर श्रावस्ती हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला इलाहाबाद है। सबसे कम किसमें ग्रामीण आबादी तुम बताओ? सबसे कम ग्रामीण आबादी गौतम बुद्ध नगर में। मैंने कहा था ना पहले सारे गांव थे अब सारे शहर हो गए हैं, पहले सारे गांव थे अब सारे शहर हो गए हैं। अगले सवाल पर पहुंचो। अगला सवाल आ गया एससी और एसटी आबादियां। एससी और एसटी, एक सवाल यहाँ से पक्का है बेटा, क्योंकि यहाँ से जनजातियों के ऊपर चर्चा होने वाली है, जनजातियों के ऊपर चर्चा होगी। तो वन क्वेश्चन जो है वो वन क्वेश्चन साहब आपका मस्ट है, आना ही आना है। ज्यादा सवाल नहीं है, 2-3 सवाल हैं, सारे हो जाएंगे 2 मिनट में। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनजाति मिर्जापुर में, सोनभद्र में है, जंगलों से घिरा हुआ, तो सोनभद्र में सर्वाधिक है। अगला सवाल देखेंगे, प्रतिशत में भी यही है और ये साहब आपका सर्वाधिक संख्या में भी यही है। क्या नाम है साहब? सोनभद्र चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर सोनभद्र होगा दोनों का। अगले सवाल पर पूछो बेटा। अगला सवाल क्या है? सबसे कम एसटी आबादी वाला जिला कौन सा? अभी तो मैंने आपको बताया था
बागपत। SC और ST में दोनों में क्या है साहब आपका बागपति है। अगला सवाल बताओ, अगला सवाल क्या है, अगला उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जो है थारू की है। बहुत बार आ गया ये उत्तराखंड पटवारी में भी पूछा गया था। वहां पर थारू जनजाति के लोग सबसे ज्यादा हैं, ध्यान रखेंगे। थारू जनजाति के लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा रहते हैं। अगला सवाल है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका बुक्सा जनजाति बिजनौर में रहती है। ये कहाँ रहती है बेटा, बिजनौर में रहती है, ध्यान रखेंगे। बुक्सा जनजाति बिजनौर में रहती है। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है थारू जनजाति के लोग किस क्षेत्र में रहते हैं। तराई क्षेत्र में रहते हैं। नेपाल और उत्तराखंड का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ये लोग रहते हैं साहब। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पूछो किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है। स्टार लगा दो, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस जनजाति में संयुक्त परिवार की, खरवार की नहीं है बेटा, थारू जनजाति में। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये दीपावली को किसके तौर पर मनाते हैं साहब, शोक त्योहार के, दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं साहब। किसके तौर में साहब, शोक त्योहार के रूप में, शोक पर्व मनाते हैं। दीपावली को किस रूप में मनाते हैं बेटा, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं दीपावली को। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है साहब आपका किस जनजाति में बदला विवाह प्रथा पाई जाती। बदला विवाह प्रथा क्या होती बेटा, कि एक परिवार की महिला का विवाह जिस परिवार में किया गया है उसकी महिला का विवाह उस परिवार में होगा, तो इसे बदला प्रथा कहते हैं। क्या होगा, थारू जनजाति में, थारू जनजाति में ही बदला विवाह प्रथा है बेटा, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है बेटा निम्न में से कौन सी विधवा विवाह प्रथा किसमें है साहब आपकी। विधवा विवाह प्रथा जो है ये भी थारू जनजाति में है। कहां पर है साहब, थारू में। देखो उत्तर प्रदेश में बहुत कम जनजाति है, थारू साहब इसका जवाब है, थारू जनजाति में है। अगले सवाल पर पूछो। अगला कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो थारू जनजाति के लोग ही दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं साहब। अगला सवाल बताओ, अगला सवाल बताओ बेटा। अगला सवाल है किस जनजाति के लोग लट भरवा भोज देते हैं। लट भरवा भोज समझते हैं, जैसे गांव में दावत दी जाती है, एक साथ सामूहिक तौर पर भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो ये होंगे साहब आपके थारू जनजाति के लोग। सबका आंसर थारू है बेटा, अधिकांश का। अगला सवाल है, देखो बहुत बढ़िया अगला सवाल होना चाहिए। देखो अच्छा 100वें नंबर का तो अच्छा ही होगा। किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो ये मानते बेटा माहीगीर को। माहीगीर जो जनजाति है ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। अगले सवाल पर पूछो बेटा। अगला सवाल क्या है, किस जनजाति का उल्लेख महाभारत काल में मिलता है। सहरिया किसका मिलता है बेटा, सहरिया का, यहाँ सहरिया का नहीं मिलता, माहीगीर का मिलता है। महाभारत में माहीगीर का ही उल्लेख साहब आपका मिलता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है, कर्मा लोक नृत्य है किस जनजाति के। कर्मा लोक नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है, खरवार के द्वारा। शाबाश, किसके द्वारा करते हैं बेटा, खरवार के द्वारा किया जाता है। कर्मा जो नृत्य है वो खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल जो है, अगला सवाल बताएंगे बेटा, खरवार जनजाति के लोग मुख्य तौर पर किस जनपद में पाए जाते हैं। सभी में पाए जाएंगे, जंगलों में रहते हैं तो साहब सभी में पाए जाएंगे। तो ये थे साहब आपके जनजाति पर आधारित सवाल। अगला सवाल है इकोनॉमी। थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था से जो महत्वपूर्ण सवाल है उन पर चर्चा करते हैं। वैट कब लागू किया गया था। वैट किया गया था 1 जनवरी 2006 को। वैट जो है किसी भी प्रत्यक्ष कर है, ये एक प्रकार का क्या है बेटा, प्रत्यक्ष कर है। 2006 को नहीं बेटा, 1 जनवरी 2008 को किया गया है। 1 जनवरी 2008 को वैट जो है साहब आपका कानून लागू किया गया था। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री, अभी तो बताया था बेटा रायबरेली का कहां पर है साहब आपका, लालगंज में। रायबरेली के लालगंज में साहब आपका ये स्थित है, ध्यान रखेंगे। रायबरेली के लालगंज में साहब आपका ये स्थित है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का कौन सा इकोनॉमिक जोन, आर्थिक जोन सबसे ज्यादा विकसित है। इकोनॉमिक जोन सबसे ज्यादा कौन सा वाला साहब आपका विकसित है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, पश्चिमी। क्या होगा बेटा, पश्चिमी रेलवे जोन जो है
वो सबसे ज्यादा क्या होगा साहब आपका विकसित है। ध्यान रखेंगे पश्चिमी रेलवे जोन सबसे ज्यादा विकसित है। बस कुछ सवाल और बचे। ये कौन सा हो गया साहब आपका पश्चिमी रेलवे जोन सबसे, सॉरी रेलवे जोन कह रहा हूं, आर्थिक जोन सबसे ज्यादा विकसित है। अच्छा एक और बात ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में 4 निर्यात जोन हैं। 4 निर्यात जोन है। उत्तर प्रदेश में कितने निर्यात जोन है बेटा? उत्तर प्रदेश में 4 निर्यात जोन है। एक जोन जो है वो आगरा, सॉरी आलू के लिए प्रसिद्ध है। एक साहब आपका आम के और सब्जी के लिए प्रसिद्ध है, ये मलियाबाद और लखनऊ वाला क्षेत्र आ गया। एक हो गया साहब आपका गन्ने के लिए प्रसिद्ध है, और एक साहब आपका गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। ये 4 साहब आपके निर्यात जोन है। सवाल आएगा उत्तर प्रदेश में निर्यात जोन कितने साहब? 4 निर्यात जोन है। अब अगला आ गया कल्याणकारी योजनाएं। कल्याणकारी योजनाओं में उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई है? समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में की गई। तुमने लगाया निशान 1955 में की गई है, तो भी याद ना हो रहा, 1955 में की गई है। अगला है उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2005 में। 2005 में। असल में कहानी क्या है कि किसी भी बच्चे की जब माता का जन्म होता है तो सरकारी हॉस्पिटल में करवाने में सरकार उसे लाभ भी प्रदान करती है और एक किट प्रदान करती है। अगले सवाल पर पहुंचो। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश, लगा लो स्टार, उत्तर प्रदेश ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई है? उत्तर प्रदेश ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल सन 2005 को हुई है। 12 अप्रैल सन 2005 को इसकी शुरुआत हुई। बहुत ही जबरदस्त। नेहा यदुवंशी साथ साथ चल रही हैं और हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही दे रही हैं। बतानी क्या खाया है आज, क्या खाया है नेहा यदुवंशी ने। अगला सवाल देखो, राजकीय मूक बहादुर विश्वविद्यालय का नाम क्या है? राजकीय मूक बहादुर विश्वविद्यालय का नाम क्या है बेटा? सॉरी विद्यालय का नाम क्या है? क्या है? संकेत। क्या है साहब? संकेत। नाम से पता चल रहा होगा। मूक बहादुर वो होते हैं जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। अगला सवाल है साहब, राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय का नाम क्या है? तो इसका है साहब स्पर्श। भाई दृष्टिबाधित यानी कि स्पर्श करेंगे, तो ध्यान रखेंगे ऐसे वैसे भी कुछ सवाल साहब आपके आ सकते हैं। अब जो है हमारा जो बचता है बेटा वो है साहब आपका लास्ट, सेकंड लास्ट चैप्टर है। बस इसके बाद नहीं, सेकंड लास्ट नहीं, हाँ लगभग सेकंड लास्ट ही है। उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। मगर ये सवाल पेपर भी बहुत सारा इंपोर्टेंट है। अब है निजामुद्दीन औलिया साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनकी दरगाह साहब आपकी दिल्ली में स्थित है। इनका जन्म हुआ था बदायूं में। कहाँ पर जन्म हुआ था बेटा? बदायूं में। शेख निजामुद्दीन औलिया इंपोर्टेंट है। औलिया साहब का जो जन्म हुआ था, इनकी दरगाह तो दिल्ली में स्थित है, जन्म हुआ था बदायूं में। अगले सवाल पर पूछो, बीरबल का जन्म कहाँ पर हुआ था? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। वास्तविक नाम था महेश दास। कालपी में इनका जन्म हुआ था। वास्तविक नाम था महेश दास। ठीक है साहब, महेश दास इनका वास्तविक नाम था। कालपी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ था। रिपीट हो गया सवाल। आगे बढ़े। अगला सवाल क्या कहता है? राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ पर हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहानपुर में हुआ था। इनको फांसी दी गई थी ना गोरखपुर में, काकोरी कांड में इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अच्छा साहब, गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई थी। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है साहब? आपका बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध थे साहब? बांसुरी के लिए प्रसिद्ध थे। और ये सवाल आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। ये वाराणसी में है साहब। मोदी जी ने इसको बड़ा प्रमोट किया। जब मोदी जी पहली बार गए थे वाराणसी, तो वहां पर बांसुरी बजाने की व्यवस्था की गई थी। तो वाराणसी में स्थित है साहब। अगला सवाल है, चीतू पांडे बलिया में है। बलिया का बाघ इन्हें कहा जाता है। चीतू पांडे को क्या कहते हैं बेटा? बलिया का बाघ। इन्होंने सामंत स्थायी सरकार की स्थापना की थी। अगला है, राजा टोडरमल मुगलों की सेवा से पहले किसकी सेवा में थे? शेरशाह सूरी की सेवा में थे। शेरशाह सूरी के साथ वित्तीय सलाहकार थे। अकबर से इनकी मुलाकात हुई और अकबर ने इनको अपने साथ मिला लिया था, अपने साथ शामिल कर लिया था। अपने साथ इसको क्या कर लिया साहब? शामिल कर लिया था। आगे देखो, अगले सवाल पर पहुंचो। अगला सवाल ये खत्म हो गया। अगला जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर पर हम साहब आपका फोकस करेंगे। अगले सवाल पर हम बेटा फोकस करेंगे।
क्या सवाल है साहब, उस सवाल को अगला भी अच्छा, अगला सवाल जो है, अगले सवाल पर पूछो बेटा, अगले चैप्टर पे, अगले चैप्टर पे भी लिख दूं मैं बेटा, एक प्रश्न अनिवार्य है। एक प्रश्न क्या है साहब, अनिवार्य है। एक प्रश्न जो है बेटा वो अनिवार्य है, 100% आता है, और यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। भातखंडे संगीत संस्थान, हाँ भाई, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में। अभी इसके जैसा एक और आएगा, भारतेंदु संगीत संस्थान। भारतेंदु और भातखंडे अलग अलग हैं। भारतेंदु सॉरी, भातखंडे, भातखंडे लखनऊ है, इसमें ख आ रहा है, क्या आ रहा है, ख, और लखनऊ में भी ख आ रहा है, ऐसे याद करो। भातखंडे लखनऊ में है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है बेटा, नाट्य शास्त्र जो है ये कपिल मुनि की नहीं होगी, भरत मुनि की होगी। किसकी बेटा, भरत मुनि की होगी। भारत में कपिल मुनि जो हैं वो गणित दर्शन के रचनाकार है। ठीक है साहब, अगला आ गया, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को। ये तो बच्चों का सवाल है, बच्चे भी इसका जवाब नहीं देंगे, आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने बताया था भारतेंदु आ गया, अभी है, पहले भातखंडे था, अब हो गया साहब आपका भारतेंदु। भारतेंदु नाट्य अकेदमी, बताओ कहाँ पर स्थित है, भारतेंदु नाट्य अकेदमी कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, लखनऊ में ही स्थित है। इसे कहते हैं कंफ्यूज करना, यही तो कंफ्यूज करने की बात है, थोड़ी एनर्जी भी तो आनी चाहिए। 12:30 बज गए, लगातार 6 घंटे हो गए हमें पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते। तो नाट्य संगीत अकेडमी कहाँ पर होगी साहब, लखनऊ में। अगले सवाल पर पूछो, भारतीय कला परिषद किस जनपद में स्थित है, भारतीय कला परिषद किस जनपद में स्थित है। कला दिखाता मोदी, कहाँ पर साहब, वाराणसी में। कहाँ पर साहब, वाराणसी में। कला देख खाते हैं, जैसे कलावाद कला खाते हैं। अगले सवाल पर पूछो, अगला सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि कला की दृष्टि से अवध का स्वर्णिम काल किसे कहा जाएगा, वाजिद अली शाह को। वाजिद अली शाह को। लखनऊ के शासन का स्वर्ण काल होगा आसुबुद्दौला, मगर कला की दृष्टि से वाजिद अली शाह। जो कथक है ना, कथक की भी शुरुआत मानी जाती है कि वाजिद अली शाह के दरबार से ही हुई थी। अगले सवाल पर पूछो, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है, लोक नृत्य बताइए बेटा। लोक नृत्य जो है वो नौटंकी है। कौन सा साहब, उत्तर प्रदेश का तो नौटंकी है, सबको पता है ना। कौन सा साहब आपका, नौटंकी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लोक नाटक कौन कौन से हैं, एक रासलीला और एक है साहब आपका रामलीला। ये रासलीला और रामलीला क्या है साहब, लोक नाटक है, ये लोक नाटक है, ध्यान रखेंगे, ये लोक नाटक है। ठीक है साहब, नौटंकी है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पूछो, अगला है ध्रुपद। ध्रुपद धमार गायन शैली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो ये ध्रुपद और धर्मार शैली के जो प्रवर्तक हैं राजा स्वामी हरिदास हैं। हरिदास के 2 चेले थे, एक का नाम तानसेन था और दूसरे का नाम बैजू बावरा था। ये दोनों के दोनों इसी के शिष्य थे, और ये किसके समकालीन थे बेटा, अकबर के समकालीन थे। ये एक अपनी एक महिला के चक्कर में पागल हो गया था, इसका नाम था बैजनाथ, तो इसका नाम क्या पड़ गया, बैजू बावरा। इन दोनों के शिष्य थे हरिदास के। अगले सवाल पर बढ़ो बेटा, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है, पंडित भीमसेन का संबंध किस घराने से है। पंडित भीमसेन का संबंध किस घराने से है, किराना घराने से। किससे साहब, किराने, संगीत के घराने हैं, संगीत के घराने, जैसे लखनऊ घराना, बनारस घराना, ऐसी एक किराना घराना है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर में जाओ 100% आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का कथक का संस्थान कहाँ पर स्थित है साहब, लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है साहब, लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश नाट्य कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो साहब, पक्का आना चाहिए कुछ ना कुछ। कजरी नहीं होगा, कजरी नहीं होगा बेटा, कजरी तो मिर्जापुर का है, कजरी जो है वो मिर्जापुर का है। इसको काट दो, इसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा, मिर्जापुर। ऐसे नहीं काटना, तो इसको गलत कर दो, ये गलत हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मिर्जापुर। मिर्जापुर होगा, तो यही सही हो गया बेटा, बाकी सब सही है। आला कहाँ गाया जाता है, बुंदेलखंड में, मैंने अभी आपको बताया था आला उद्दल, ठीक है साहब। और बिरहा पूर्वांचल में, चैती चैता रोहिलखंड में गाया जाता है।
ठीक है साहब। जो हमारे क्षेत्र में भजन वजन गाए जाते हैं ना, वो चैती के अंतर्गत आते हैं, चैता चैती बोलते हैं इनको। आगे बढ़ो, अगले को करना सुमलेखित। बताओ ऐसे सवाल अगर पेपर में ना आए, इसलिए मैंने कहा एक सवाल पक्का है, 110% एक सवाल आना ही आना है। ना आए तो पकड़ लेना भैया कृष्णा को, बाकी आना जरूर है। सवाल नंबर 319 का कौन सा सवाल बैठेगा बताओ, मुझे नहीं पता, जल्दी से बताओ, कोई तो कमेंट कर दो। लच्छू महाराज तो भैया कत्थक से है, एक बताओ, एक बैठा बताओ, इससे कोई बना गया? ए का तीसरा, हाँ ये बन गया, बी हो गया सीधा। अब इसको सही से मिला दो। बी का पहला फैजान खान किससे आ गए साहब? ध्रुपद से आ गए। सी का चौथा ठुमरी से आ गई। और तलत महमूद किससे आ गए साहब? आपके गजल से आ गए। इसको मिला लो। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ लो एक बार, हो सकता है कि ये सवाल आ जाए पेपर में। बड़ा अच्छा सवाल था, मगर एक सवाल से ही हो गया। पहले मैंने बताया ना, इस तरीके के सवाल आए तो इन सवालों में पहले जो तुम्हें आता है उस ऑप्शन को रखना, ठीक है साहब। पहले जो तुम्हें आता है उसको लगा लो, बाकी अपना आप हो जाएंगे, ठीक। हाँ भाई, अगला सवाल देखो, 25-30 सवाल बचे हैं बस लास्ट। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? दोनों में जो कॉमन आता है बताइए। उत्तर प्रदेश में दोनों में जो कॉमन आएगा, कुशीनगर का तो कोई मतलब नहीं है, वो पावापुरी होगा। कोसाम्बी आएगा साहब, कोसाम्बी जो है वो दोनों में कॉमन आता है। अच्छा, देवी पट्टन बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है? देवी पाटन में है जी, मेला लगता है, बहुत प्रसिद्ध मेला है। बताओ किस जिले में पड़ता है ये देवी पाटन? जल्दी से बताओ। शाकंभरी मेला तो सहारनपुर में। अगला बताओ, ख्याली गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचाया था? तो रामपुर में। किसमें साहब? ख्याली गायकी रामपुर की है। ख्याली गायकी कहाँ की है साहब? आपके रामपुर की है, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर पहुंचो। अगला सवाल, कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कजरी मैंने आपको पहले ही बता दिया। कजरी बताओ, कजरी का आंसर क्या होगा? कजरी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं साहब कि कजरी जो है बड़ा ही प्रसिद्ध है। ये कजरी मिर्जापुर का है, ठीक है साहब। तो ये किस में गाए जाएंगे? बसंत में गाए जाएंगे। जब बसंत में सबसे ज्यादा किसान खुश होता है, तो किसानों का ही जमाना था, तो यही गाएंगे साहब आपका। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या है? धोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई, धोबिया नृत्य असल में धोबियों के द्वारा किया जाता है। जब कपड़े उपड़े धोते हैं ना, तब इनके द्वारा किया जाता है। ये कहाँ का नृत्य है साहब? आपका पूर्वांचल का। कहाँ का हो गया साहब? पूर्वांचल का नृत्य है धोबिया, ध्यान रखेंगे। धोबिया कहाँ का हो गया? पूर्वांचल का। अगला बताओ, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा साहब? कथक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा साहब? आपका कथक है। अच्छा, 1 मिनट लगेगी इसको रिपीट करने सारों को। जरा बताओ भाई, कौन सा कहाँ का है? सहस्त्रिया बताओ कहाँ का है? असम का। सहस्त्रिया कहाँ का हो गया साहब? असम का हो गया, ठीक है साहब। अगला आ गया कथकली। कथकली बताओ कहाँ का है? केरल का है। कथकली केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का। एक आ गया साहब भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का आ गया? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का आ गया। 4 हो गए। और बताओ पांचवा कौन सा? बताओ। मोहिनी अट्टम। पांचवा बताओ। मोहिनी अट्टम बताओ कहाँ का साहब? केरल का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। और कौन सा बचा साहब आपका? ओडिसी कहाँ का बच गया साहब? आपका ओडिशा का। अब इसका नाम ओडिशा हो गया। और एक और बचा है 4, कथक कहाँ का बचा साहब? आपका उत्तर प्रदेश का। और कौन सा है? एक और है छाऊ। और आता छाऊ है साहब आपका छत्तीसगढ़ का। भी ये वैसे रखा नहीं गया इसको, मगर कह देते हैं इसको। और कोई सा थोड़ा ना हो गया, सब हो गए ना? 2 3 4, ये ध्यान रखना, सारे हो गए ना? चलो साहब आगे बढ़ो। अगले सवाल पे है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले बताओ किस जनपद में लगते हैं? सबसे ज्यादा है मथुरा में मेले लगते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे लगते हैं? अब ये नंबर पे ध्यान नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा मेले लगते हैं मथुरा में। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कटघोड़वा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रचलित है? कटघोड़वा पूर्वांचल में। कहाँ पर साहब? पूर्वांचल में प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है साहब? आपका पूर्वांचल में। अगला सवाल है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली में। किसमें साहब? खड़ी बोली में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है। अगला सवाल क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल बहुत इंपॉर्टेंट।
लगा लो स्टार। सुलह कुल बताओ कहाँ पर बनाया जाएगा साहब, कहाँ पर बनाया जाएगा, आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है, क्या है साहब आपका, सुलह कुल। सुलह कुल नाम का उत्सव जो है। अगले पर आ जाओ, अगले को कूट है, कूट को मिलाना है, कूट को साहब मिलाना है। तो पशु मेला तो बटेश्वर में हो गया, बटेश्वर में हो गया। माघ मेला इलाहाबाद आ गया। तो डी का पहला ऐसा कोई ऑप्शन है, यही हो गया बस। डी का पहला, ए का तीसरा, तो बाकी इसको मिला दो। बी का चौथा आ गया वाराणसी, और गोविंद साहब मेला कहाँ पर आ गया, आजमगढ़ में। एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना, सवाल अपने आप सोल्व हो जाएगा। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या है, सूची को मिलाना है। हाँ भाई मिलाओ जरा, सूची को मिलाइए साहब, अगली सूची को मिलाना है। सही को मिला दो, सही को मिला दो, सही को मिला दो साहब। देखो साहब, जो आ रहा है पहले वो लगा दो, शाकंभरी सहारनपुर से। डी का दूसरा, डी का दूसरा या तो ये होगा या ये होगा, ठीक। पहले का तीसरा, पहले का तीसरा दोनों में कॉमन है, ठीक है साहब। अब आ गया कैलाश मेला, और एक आ गया साहब आपका सैयद सलार। तो सैयद सलार तो होगा साहब बहराइच में, सैयद सलार होगा बहराइच में, और ये होगा यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या बैठेगा, इसको बिल्कुल राइट आंसर बैठेगा, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर पूछो। अगला है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1956 में। 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई है। पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई साहब, 1956 में की गई है। अगला है, अगला बताओ, निवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा। निवाड़, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई, तो सॉरी हाँ कुशीनगर में हुई, तो कुशीनगर में बनाएंगे निवाड़ महोत्सव, कुशीनगर में मनाया जाएगा। अगले सवाल पर पूछो। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। ये वाराणसी के पास काशी में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ था बेटा, काशी में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी के पास में। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या कहता है कि कौन सा नगर गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय नगर था। तो सबसे प्रिय नगर कौन सा होगा, श्रावस्ती। जिसका सबसे प्रिय नगर होगा उसी में वो सर्वाधिक समय बिताएगा। तो सर्वाधिक समय इन्होंने यहाँ पर बिताया था, तो श्रावस्ती हो गया। अगला सवाल, धमेद स्तूप अभी आया था बेटा। धमेद स्तूप कहाँ पर स्थित है, सारनाथ में। कहाँ पर स्थित है बेटा, सारनाथ में धमेद स्तूप स्थित है। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि आपस में मिला दो। अगला मिला दो। अगला सवाल किससे मिलेगा बताओ बेटा, दशावतार झांसी से। ए का चौथा, ए का चौथा यही हो गया बस, ए का चौथा आ गया। डी का पहला आ गया, बारहा देवी मंदिर। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर पहुंचा साहब आपका, देवरिया में। और ये ऋषि सांगी का मंदिर कहाँ पर आ गया, फर्रुखाबाद में। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका, बिल्कुल ठीक होगा। सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे और मिलाते चलो हाथ के हाथ। अगले सवाल पर पूछो बेटा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या है साहब, निम्नलिखित में से कौन सा सुमलेखित नहीं है। तो जे के मंदिर कानपुर में, शाबाश। ये गलत है, ये है कहाँ पर साहब आपका, कानपुर में इसका राइट आंसर होगा। जे के मंदिर कानपुर। वृंदावन मथुरा में सही है, विश्वनाथ वाराणसी में है, देवी पाटन तुलसीपुर में है। देवी पाटन मंदिर कहाँ पर है साहब आपका, तुलसीपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अच्छा अगले सवाल पर पूछो। अच्छा अगला सवाल है, जैनियों की काशी किसे कहा जाता है। जैनियों की काशी किसको कहा जाता है, जैनों की काशी हस्तिनापुर को कहते हैं बेटा। यहाँ पर बहुत ज्यादा जैन साहब आपके तीर्थकर हैं, तो ये इसको कहते हैं साहब। यहाँ पर बहुत सारी समाधि लगाते हैं। अच्छा प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा था बताओ भाई, प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा था, अकबर ने रखा था। किसने रखा था साहब, अकबर ने इसका नाम रखा था। अगला सवाल देखो, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। कहाँ पर स्थित है बेटा, अजमेर में। सबको पता है ना, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अकबर के द्वारा बनवाई गई थी, और जो साहब आपका यहाँ फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या, किसने अशोक के स्तंभ को मेरठ से लाकर के दिल्ली में स्थापित किया। तो साहब आपके फिरोज शाह तुगलक थे। किसने स्थापित किया था बेटा, फिरोज शाह तुगलक ने। अगले सवाल पर पूछो। अगला, महात्मा गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में बताओ कहाँ पर शामिल किया था, वाराणसी में। और सबसे पहले जो शामिल हुई थी वो थी इनकी मौसी, मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था बेटा, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी जो सबसे पहले संघ में शामिल हुई थी। अच्छा साहब अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या कहता है बेटा, लखनऊ के बड़े इमामबाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था। आसुफ उद्दौला ने
बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था शायद 1782 में। 1782 में बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किया गया था लखनऊ में। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं, इसे बेटा भूल भुलैया भी कहते हैं। अगले सवाल पर पूछो, काशी विश्वनाथ मंदिर के काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सोना किसने चढ़ाया था, सोने से किसने जड़वाया था? राजा रणजीत सिंह ने। इन्होंने स्वर्ण मंदिर पर भी, स्वर्ण मंदिर का जो वास्तविक नाम है वो है साहब हरमिंदर साहब। क्या नाम है साहब? हरमिंदर साहिब। इस हरमिंदर साहिब पर भी इन्होंने सोने की परत चढ़वाई थी। क्या चढ़वाई बेटा? सोने की परत। तो हरमिंदर साहिब पर सोने की परत चढ़वाने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम भी क्या था साहब आपका? राजा रणजीत सिंह था। इन्होंने काशी विश्वनाथ पर भी इसकी परत चढ़वाई। अच्छा, काशी विश्वनाथ का निर्माणकर्ता कौन है बताओ? रानी अहिल्याबाई। अहिल्याबाई होलकर ने इसको बनवाया था, ध्यान रखेंगे। पशु मेला बटेश्वर बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आगरा जिले में है। बहुत प्रसिद्ध है पशु मेले के लिए। बटेश्वर जिले में साहब आपका, आगरा जिले में पड़ता है। अगला आ जाओ, अगला है रामाभर स्तूप कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में। अभी तो आया था ना बेटा रामाभर, जहां पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, वहां पर इसको बनाया गया है। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है बेटा? उत्तर प्रदेश बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुशीनगर में। कहां पर है साहब आपका? सॉरी, गोरखपुर में। कहां पर स्थित है बेटा? गोरखपुर में। बौद्ध संग्रहालय जो है वो गोरखपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। कहां पर स्थित है बेटा? बौद्ध संग्रहालय। अच्छा, एक सेकंड होल्ड रखें बेटा। ये भी एक बार हो, अभी हो रहा था ये भी। चलिए, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगले सवाल से पहले बेटा ये आखिरी सवाल है, आखिरी चैप्टर हमारा विविध है। आखिरी चैप्टर क्या आ गया साहब आपका? विविध आ गया है। बस इस विविध को और करना है, फिर हमारे 20 सवाल और बचते हैं, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। आप भी सोना और मैं भी सोऊंगा। उत्तर प्रदेश को पर्यटन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1985, 86, 87 या 88 में दिया गया। इसको पर्यटन का दर्जा जो है 1989 में दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन गलत टाइप हो गया, ठीक है साहब। 1989 में इसको दर्जा दिया गया है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड की तो सर्वाधिक आय इस पर्यटन से आ रही है, तो ये इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के प्रथम खगोलीय पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो खगोलीय पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? लखनऊ में, जहां से अंतरिक्ष की जानकारी लेते हैं। जंतर मंतर है ना, उसी तरह का साहब आपका ये खगोलीय पार्क है। चलिए साहब, ऐसा ही खगोलीय पार्क है साहब। ये कहाँ पर पड़ता है साहब आपका? लखनऊ में ही पड़ता है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है साहब। चलिए साहब आगे बढ़ें। आगे अगर बढ़ें तो अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का प्रथम खेल गांव की स्थापना। बहुत बार आ चुका है बेटा। उत्तर प्रदेश का पहला खेल गांव आगरा में स्थापित हुआ था। सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां पर खेलों का आयोजन करते हैं ना, बहुत सारे खेल एक साथ खिलाए जाते हैं, उसे खेल गांव कहते हैं। चलिए साहब अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज भारत का कहां पर स्थित है बेटा? भारत का तो बॉम्बे में स्थित है, भारत का बॉम्बे में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का कहां पर स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश का कहां पर स्थित है साहब आपका? कानपुर में स्थित है। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहां पर था? बिठूर में। कहां पर बेटा? बिठूर। बिठूर जगह कहां पड़ती है बेटा? कानपुर में, गंगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे बिठूर पड़ती है। वहां पर साहब आपका महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या है? चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य कहाँ का है साहब आपका? असल में एक जो पहिया होता है ना, उस पहिए के ऊपर खड़े होकर के सिर पर थाली रख करके नृत्य किया जाता है। यह है ब्रज क्षेत्र का। किस क्षेत्र का साहब आपका? ब्रज क्षेत्र का ये नृत्य है। अगले सवाल पर पूछे बेटा, तो अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। नक्षत्रशाला जहां से अंतरिक्ष की जानकारी ली जाएगी, ये भी साहब आपका लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा? लखनऊ में स्थित है। इसका भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए साहब
सर बिल्कुल मिलेगी बेटा, पीडीएफ जरूर मिलेगी, बहुत ही जबरदस्त क्लास बनाई है, जरूर मिलेगी। आर्यभट्ट नक्षत्रा कहाँ पर स्थित है साहब आपका? रामपुर में। कहाँ पर स्थित है? रामपुर में। तो ध्यान रखना, आर्यभट्ट रामपुर, आर्यभट्ट रामपुर है। इंदिरा गांधी लखनऊ है, इंदिरा गांधी लखनऊ है। आर्यभट्ट जो है साहब आपका आर्यभट्ट रामपुर में है। अगला है सुदूर संवेदन उपयोग कहाँ पर के सुदूर संवेदन 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 उपयोग केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है बेटा? लखनऊ में। कहाँ पर स्थापित किया गया है साहब? ये लखनऊ में स्थापित किया गया है, लखनऊ में साहब आपका ये स्थापित किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर पूछें, जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई है। कहाँ पर की गई बेटा? लखनऊ में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखेंगे, लखनऊ में इसकी स्थापना की गई है। अगले सवाल की ओर बढ़े बेटा। अगला सवाल है गन्ना अनुसंधान संस्थान, लगाओ बेटा, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ज्यादातर सवाल कोई भी संस्थान पूछ ले, अधिकांश का जवाब क्या होता है बेटा? लखनऊ होता है। बस कुछ देर और बने रहो। अगला है उत्तर प्रदेश का या प्रथम एड्स चिकित्सालय किस शहर में स्थापित किया गया है? एड्स चिकित्सालय जो है कानपुर में स्थापित किया गया। कहाँ पर बेटा? कानपुर में साहब आपका स्थापित किया गया है। अगले सवाल पर पहुंचे। अगला सवाल है, राज्य में पॉलीथीन पर प्रतिबंध सबसे पहले कब लगा था? 2011 में। राज्य पर पॉलीथीन में प्रतिबंध जो है वो 2011 में लगा है। किस में लगा साहब? 2011 में प्रतिबंध लगा है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का प्रथम खेल गांव कहाँ पर स्थापित किया गया? आगरा। रिपीट हो गया ये सवाल, आगरा में साहब आपका पहला खेल गांव स्थापित किया गया था। अगले सवाल पर पूछे। अगला सवाल क्या कहता है बेटा? अगला सवाल है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है बेटा? संत कबीर नगर में। अगला सवाल है नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में। कहाँ पर स्थित है बेटा? उन्नाव जिले में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। और नवाबगंज जो है वो सबसे पुराना पक्षी विहार भी है। सबसे पुराना कौन सा है साहब आपका? नवाबगंज पक्षी विहार है, ध्यान रखेंगे, नवाबगंज पक्षी विहार सबसे पुराना है। सूर सरोवर बहुत बार पेपर में आ चुका है। सूर सरोवर जो है बेटा ये आगरा में स्थित है, आगरा में स्थित है सूर सरोवर पक्षी विहार। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पहुंचे बेटा। अगले को करना है सुमलेखित करना है, अगले को सुमलेखित करना है। तो बेटा ये जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ गया दूसरा, यानी कि या तो ये होगा या तो ये होगा। डी का पहला